सारे रुपये में। ठीक है, चलो अब वो चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक किया था दैट वाज हमने पढ़ा था टिल रिस्पांसिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। आज हमें करना है इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ये पूछ रही हूं रिस्पांसिबिलिटी सर यहां से हमें करना है रेफरेंस मैंने करवाया था, रेफरेंस नहीं करवाया। अच्छा मैंने लेकिन क्या करा टेस्ट करा था। ठीक है सर, लेवल का लिस्टिंग करवाया था। ठीक है, रेफरेंसेस से स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रेफरेंसिंग। तो रेफरेंसिंग बेसिकली क्या होता है? रेफरेंसिंग में तुम्हें बताया था कि जो भी कोई एम्प्लॉय जब जॉब के लिए जाता है तो उसको हमेशा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एक या दो बंदों के नाम देने होते हैं ताकि उनसे हम कंफर्मेशन करा सकें उस बंदे के बारे में। दैट इज कॉल्ड रेफरेंस। सो द पर्पस ऑफ रेफरेंस इज टू कंफर्म facts about the candidate and increase the degree of confidence felt about the information they provided. रेफरेंस में दो टाइप की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहला है स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कंफर्मिंग द नेचर ऑफ एप्लीकेंट्स प्रीवियस जॉब, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पे एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ लिविंग। तो ये क्या हो सकता है? दिस लिंक विद योर प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट। सो नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज जब भी कोई बंदा जॉब के लिए आता है वो उसको बोलती है कि प्रीवियस जहां तुम अभी जॉब कर रहे हो उस कंपनी के किसी भी बंदे का हमें नंबर दो, सो दैट वो उसे कंफर्म करा सके कि ये बंदा कितने दिन इसने काम किया है, कैसे इसका नेचर था और क्यों छोड़ा इसने। हो सकता है इसकी गलती की वजह से इसको निकाला गया हो और सबको बोले कि मैंने कंपनी छोड़ी है। तो रेफरेंस से वो चीज क्लियर हो जाती है। सो दैट इज हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अगर नंबर ना दे तो मतलब किसी और का ऐसे नहीं होता, जरूरी तो नहीं है ना सिर्फ इसके कंपनी का ही देना है। हाँ जरूरी होता है, जरूरी होता है। और कोई बंदा नया है तो एकदम फ्रेश है तो उसको फिर काम नंबर ऑब्वियसली फिर वो ये भी नहीं बताएगा ना वही काम करके आओ। एक्सपीरियंस तो बताइए। जो बंदा एक्सपीरियंस बता रहा है वो काम करके आओ तो नंबर दो। अगर वो नया फ्रेशर है तो ऑब्वियसली वो जरूर बताएगा कि मैं काम करके आया, तो उसको तो सीधा डेवलपमेंट देना पड़ेगा। नेक्स्ट, opinions about the applicant's personality and other attributes, though these are open to bias and therefore should be treated with caution। कि एक तो हमने पूछ लिया कि वो कहाँ कितना काम किया। दूसरा हमने ये चीज देखी, उससे पूछा कि बंदे का नेचर कैसा है, इसका एटीट्यूड कैसा है, बात कैसे करता है, क्या रवैया है इसका, वो चीज। ठीक है, तो ये दो चीजें हम चेक करते हैं रेफरेंसेस। Many organizations ask for minimum 2 references including reference from past employers as well as personal references। तो ये दोनों चीजें पूछते हैं। अभी पॉइंट है जो पर्सनल रेफरेंस होता है, मोस्ट केस में जो पर्सनल रेफरेंस होता है वो हमेशा बायस होता है। बायस का मतलब है तुम अपने फ्रेंड का नंबर दोगे वो हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा ही बोलेगा। दैट इज many organizations ask for minimum 2 references including references from past employers as well as personal references। Personal references are likely to be more biased in favor of the candidates। चलो नेक्स्ट आगे आते हैं। रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है? बायस मतलब उनकी तरफ ज्यादा झुकाव कह सकते हो या कह सकते हो ना कि बाय साइड देना, साइड लेना कि उसकी साइड लेना। ठीक है, रेफरेंसेस व्हाइल यूजफुल हैव टू बी viewed with caution। allowance must be made for prejudice, charity और fear of being actionable or labelable। मतलब इसका मतलब क्या है बेसिकली? References while useful have to be viewed with caution। allowance must be made for कि जो भी references का हम रेफर करते हैं हमें बहुत ध्यान से देखना है कि किस रेफरेंस का क्या-क्या चीजों के बारे में बताया हुआ है, क्या चीज किससे क्या पूछनी है। क्योंकि क्या होता है रेफरेंसेस हमेशा उस बंदे ने बता रखे होते हैं कि तुम मेरे बारे में ऐसे ही बोलना। तो इट्स ट्रिक्स किस तरीके से हम उसे कैसे निकाल सकते हैं। प्रेजुडिस मतलब कि जैसे मैं उससे पूछ रहा हूँ कि अनफेवरेबल तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वो बंदा तो बहुत बेकार काम करता है, तुम्हारे कैसा काम करता हो, इस तरीके से। फेवरेबल तरीके से पूछ रहा हूँ कि बताओ बंदे के बेनिफिट पॉजिटिव्स क्या हैं, बंदे के नेगेटिव्स क्या हैं, इस तरीके से। चैरिटी विदहोल्डिंग डेट्रीमेंटल रिमार्क कि मतलब क्या उस बंदे ने कुछ गलत तो नहीं बोले कि आप उसको कि हमने उस बंदे से निकलवा देंगे, गाली भी नहीं देते वो जैसा देते या कुछ छेड़ता तो नहीं किसी को, लड़कियों को ओवर को छेड़ता, ये सारी चीजें पूछवानी चैरिटी में है। हां ये चैरिटी का है। उसके बाद फियर ऑफ बीइंग एक्शनेबल फॉर लिविंग although reference are privileged as long as they are factually correct and devoid for malice। मतलब रेफरेंसेस जो होते हैं अगर किसी रेफरेंस ने भी हमें झूठ बोला, हो सकता है रेफरेंस उसने पटाया
अब मैंने कहीं नौकरी करी नहीं हुई, मैंने वैसे ही एक फेक सर्टिफिकेट बनाया हुआ है और अपने दोस्त को बोला हुआ कि अगर तेरे को कॉल आए तो तू बोल दियो कि हाँ इसने मेरी कंपनी में काम किया हो। बोलने में क्या रहता है, वो चेक थोड़ी करेंगे ऐसे। तो अगर ऐसा कुछ पकड़ा जाए तो उनको पहले बताओ, देखो अब झूठ बोला और ये पकड़ा गया तो आपको पुलिस केस करेंगे। तो अपने आप ही बंदा सच बोल रहा है कि नहीं मेरे को मत पकड़ो, ऐसा कुछ नहीं है, उसने कहीं काम नहीं किया। तो ये चीजें मैं चेक करती हूँ, नॉट यू डोंट हैव टू रीड इट वेरी डिटेल, जस्ट नॉट। चलो आगे आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो क्या बोलते हैं, अगर उल्टी चीज नहीं है, उल्टी चीज देखना, क्योंकि बंदा जो होता है, अब कोई भी दोस्त को तुम्हारे चैरिटी करेगा ना कि मैं बोल दूंगा उसके बारे में अच्छा, तो इनडायरेक्टली उससे निकलवाना कि बंदा नहीं करता तो नहीं है वो चीज, ठीक है। इसको इग्नोर भी कर सकते हो, नॉट सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आगे आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है रिक्रूटमेंट करने की और सिलेक्ट करने की? रिक्रूटमेंट कौन करेगा, हायरिंग कैसे होगी ये कौन देखेगा, और किस बंदे को हायर करना है ये कौन देखेगा। सो सी हु इज इन्वॉल्व इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन? सबसे पहले आता है सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि यही बताते हैं कि किस टाइप की जॉब चाहिए, किस टाइप का बंदा हमें रखना है उस पोजीशन पे। दैट मींस senior managers tend to be responsible for identifying the overall needs of the organization, and they are usually involved in recruiting people for senior position, ठीक है। उसके बाद human resource department may be present in larger organization, they take overall responsibility for recruitment। human resource वाले बंदे कौन होते हैं? जो सैलरीज देते हैं, जो बंदों को, अब कभी भी अगर तुम्हें सिर्फ तो पेरोल डिपार्टमेंट होता है, पेरोल डिपार्टमेंट होता है ना, पेरोल डिपार्टमेंट इज काइंड ऑफ, काफी कंपनीज में एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट का भी पार्ट होता है पेरोल डिपार्टमेंट। पेरोल कोई लोग बोलते हैं एचआर, सब लोग गलत बोलते हैं, एचआरएम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हां मतलब हर जगह एचआर लिखा होता है, बट हां ह्यूमन रिसोर्स एचआरएम बोलना चाहिए लोग, एचआर ह्यूमन रिसोर्स आगे एम लगा दो, एचआर मैनेजमेंट में गलत सही है। ह्यूमन रिसोर्स इज मैन डिपार्टमेंट ही है, इट इज अ डिपार्टमेंट, सो इट इज अ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। सो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? बंदे देखना, एडवर्टाइजमेंट करना कि हमें बंदे चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो इनको बंदे हायर करके देंगे और ये उसमें से बेस्ट बंदा सिलेक्ट करेंगे। ये होते हैं एचआर वाले का काम। अब होते हैं लाइन मैनेजर्स। लाइन मैनेजर्स मतलब जिसको अपने अंडर बंदा चाहिए था, जैसे कंपनी में 50-60 लाइन है, मेरे को अपने अंडर 4 बंदे चाहिए, तो मैं एचआर वाले को बोलूंगा कि देख ये मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है, इस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मेरे को 10-15 बंदे लाके दे। वो मेरे को बंदे लाके देगा, मेरी रिस्पांसिबिलिटी है कि उसमें से बेस्ट बंदा मुझे अपनी टीम में सिलेक्ट करना है, दैट इज लाइन मैनेजर। टेम्परेरी और वैसे रिक्रूटमेंट जो होता है, रिक्रूटमेंट मतलब एक पूल इकट्ठा करना है एम्प्लॉयज, हां, फिर उनमें से दिन टू सात क्या हो अच्छा हाँ पूल ऑफ एम्प्लॉयज को बुलाना, मतलब इनवाइट करना, ताकि आप इस जॉब के लिए अपना रिक्रूटमेंट होता है, उसके जो उनमें से सिलेक्ट करते वो सिलेक्शन होता है। हाँ ठीक है, ये टेम्परेरी होता है। कौन सा ये मतलब जो सेलेक्ट करते हैं वो अपने जूनियर्स को अपने काम के लिए, तो टेम्परेरी के लिए होता है। क्यों? आपने बोला कि जो ये जॉब डिस्क्रिप्शन है इतना बंदे मुझे चाहिए, हाँ तो टेम्परेरी क्या होता है? टेम्परेरी तो तब होगा कि 6-7 महीने के लिए। इसलिए तो सुनो, अगर मैं हूं, आप सोचो इनको, मेरे को एक बंदा चाहिए जो सारा मेरा ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग का सारा ख्याल रखे, ये थोड़ी कि मेरे को 1 महीने के लिए बंदा चाहिए। अब जो बाहर रिसेप्शन में दैट इज एचआर, मैं उनको बोलूंगा कि मेरे को एक बंदा चाहिए जो सारी रिकॉर्डिंग पर मेरा ध्यान रखे, वो बंदा हायर करेंगे, मेरे पास आएगा, मैं उसको इंटरव्यू लूंगा, फिर उसको बोलूंगा तो करना स्टार्ट कर दो। दैट इज लाइन मैनेजर। लाइन मैनेजर्स आर लाइकली टू बी प्रोस्पेक्टिव मैनेजर्स फॉर मोर जूनियर कैंडिडेट्स इन स्मॉलर बिजनेस, they may therefore have sole responsibility for selection। सर तो हमारा इंटरव्यू कौन लेगा, लाइन मैनेजर है एचआर डिपार्टमेंट? तुम्हारा मतलब जैसा अगर हम जाते हैं जॉब के लिए, डिपेंड करता है किस कंपनी में जाते हो। इतना कुंजल मत देख, अगर ऐसे करेंगे चैप्टर कोई नहीं होगा। तू बहुत प्रैक्टिकल जा रहा है, देयर इज नो नीड। मैं तुम्हें क्या बोलूं, स्टिक विद इट। अगर प्रैक्टिकल ऐसे पूछोगे उस चीज का मुझे बता दे, इससे क्या लिखेंगे तेरे को किसी तो कौन इंटरव्यू लेगा? जब यहाँ लिखा होगा सीनियर मैनेजर लेंगे टॉप पोजीशन का इंटरव्यू, लाइन मैनेजर लेंगे नॉर्मल जूनियर का इंटरव्यू, और अगर छोटा बिजनेस है वहां सारा काम ये बंदे करते हैं, उसका उस चीज से क्या लिखा है वो चीज मत कर। तभी हमारा सिलेबस बहुत स्लो चलता है, और लिटरली मेरे को था कि फरवरी मिड तक खत्म हो जाएगा, बट ये बहुत लंबा चल रहा है। मैं कोई ऐसा नहीं है कि बुरा फील करने वाला हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर तू वो चीज सोचेगा तो इस पे फोकस नहीं कर पाएगा, ये क्या कह रहे हैं, तेरा फोकस कहीं और चला जाएगा, एंड आई डोंट वांट दैट। सो पॉइंट इज, ये चीज क्या कह रहे हैं, सीनियर मैनेजमेंट लेगा टॉप के बंदों का इंटरव्यू हमेशा,
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी होती है बंदे देना, एंड लाइन मैनेजर्स का काम क्या होता है कि जो जूनियर मोस्ट बंदे हैं उनका इंटरव्यू लेना। और अगर छोटी कंपनी है, स्मॉल कंपनीज है, स्मॉल कंपनीज में रिक्रूटमेंट का नॉर्मली सारा काम यही करते हैं, क्योंकि वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स नहीं बनते। छोटी, अब जैसे यहाँ पे छोटी कंपनी है तो मेरे को और कोई बंदा चाहिए, मैं हो सकता है उनको ना बोलो, सब कुछ मैं ही करूँ, रिक्रूटमेंट भी मैं करूँ, सिलेक्शन भी मैं करूँ, ठीक है। ये हमारा होगा इसका पॉइंट। अब आगे इस चीज को छोड़ दो, नॉट सो रिक्वायर्ड, ये वाला घर पे पढ़ लेना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है हमारा आगे पॉइंट, अब टेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग ये भी बड़ा है, तुम्हारे को ऐसा आएगा नहीं। अब फोर्थ पॉइंट तुम्हारा आता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इक्वल अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या होता है, हर एक बंदे को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़का है तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी दो, लड़की है तो कम अपॉर्चुनिटी दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक को इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सो इक्वल अपॉर्चुनिटी रेफर्स टू द बिलीफ दैट there should be an equal chance for all workers to apply and be selected for job। मतलब ऐसा ना करो कि यार मेरे को सिर्फ यही बंदा चाहिए, उस बंदे को पहली बार निकालो, हो सकता है वो बंदा ज्यादा कैपेबल, तो हमें बेस्ट बंदे को जॉब पे रखना है, उसके लिए सबका इंटरव्यू लेना पड़ेगा। सो हमें बायसनेस नहीं दिखानी। अगर 4 बंदे बैठे हैं, वो मेरे मामा का लड़का है, वो बाहर वाले 3 है, तो ऐसा नहीं कि मामा के लड़के को जॉब देनी है, मुझे चारों का इंटरव्यू लेना है अच्छे से। दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देनी है। सो to be selected for job, to be trained and promoted in the employment and have employment terminated fairly। अगर किसी को जॉब में सिलेक्ट करना है, ट्रेनिंग देनी है, तब भी फेयर चांस देना है सबको। अगर प्रमोट करना है तब भी फेयर चांस देना है। और अगर किसी को निकालना है तो ऐसा नहीं है कि यार इसने उसको कुछ बोला तो मेरा भाई है तो मैं इसको निकाल देता हूँ, ऐसा नहीं करना, सबको फेयरली ट्रीट करना, ठीक है। इसके बाद 2 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? पहला, employer should only discriminate according to ability, experience and potential। मतलब अगर तुम्हें कुछ भेदभाव करना है किसी बंदे में, तो वो भेदभाव करो एबिलिटी के बेस पे कि बंदा ज्यादा कैपेबल है, एक्सपीरियंस, इसके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, इसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो प्रेफरेंस हमेशा 6 साल वाले की देगा। और पोटेंशियल की नहीं, हमने टास्क दिया था, इसने जल्दी टास्क किया, इसने लेट टास्क किया, उसके बेस पे तुम उसको कह सकते हो कि ये बंदा उससे बेटर है। ऐसे नहीं कह सकते वो मेरे मामा का लड़का तो वो ज्यादा बेटर है, ये बेकार है। पोटेंशियल मतलब ताकत, कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है इसमें, कितना एफिशिएंट है बंदा, ठीक है। ऑल एम्प्लॉयमेंट डिसीजन शुड बी बेस्ड सोली ऑन पर्सन's ability to do the job in question with no consideration being taken for a person gender age relation। ये सब वो क्या कह रहे हैं, वही पॉइंट कि अगर किसी बंदे को हायर करना है, हम सिर्फ उसकी एबिलिटी देख के उसको हायर करेंगे, यही नहीं देखेंगे कि बंदा लड़का है लड़की, इसकी एज ज्यादा है, किस रिलीजन का है, रेशियल, सेक्सुअलिटी, डिसेबिलिटी और मैरिटल स्टेटस के। नहीं यार हमें तो सिंगल बंदा चाहिए, हमें मैरिड बंदा नहीं चाहिए, या हमें मैरिड चाहिए, हमें सिंगल नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। हम सिर्फ एबिलिटी के बेस पे बंदा हायर करेंगे और किसी बेस पे नहीं करेंगे, इसका मतलब ये पॉइंट है, ठीक है। चलो अब आता है रीजंस फॉर एडॉप्टिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी। इसका रीजन क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी को रखने का फायदा क्या है, क्यों करते हैं ऐसा? पहला, इट इज मॉरली रॉन्ग टू ट्रीट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन एज इंफीरियर और इनएडिक्वेट। मतलब हम मॉरली क्या चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑफिस में 10 बंदे हैं, ये बेकार है, ये अच्छे। क्यों बेकार है? क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर से आया है, क्योंकि ये बंदे यहाँ से आया है, क्योंकि ये इनका नेचर ऐसा है, क्योंकि ये इस जात के हैं, ऐसा हमें कभी नहीं करना, ठीक है। सो इट इज मॉरली रॉन्ग टू ट्रीट पार्ट ऑफ पीपल एज इंफीरियर। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम एक्सक्लूडिंग एनी पोटेंशियल सोर्स ऑफ टैलेंट। मतलब अगर मेरी कंपनी है, एक बंदा चाहे फॉर एग्जांपल जेके का बंदा, जम्मू एंड कश्मीर का बंदा मेरे पास नौकरी कर रहा है और वो बंदा बहुत टैलेंटेड है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो जम्मू एंड कश्मीर के, मैं उसको नौकरी नहीं दे रहा, दैट मींस मैं खुद ही अपना बेनिफिट लूज कर रहा हूं एक टैलेंटेड बंदे को छोड़ के। वो इतना टैलेंटेड बंदा है, वो मेरी कंपनी में आएगा, वो ऊपर लेके जाएगा, लेकिन मैं खुद ही उसको नौकरी नहीं दे रहा इस पर्पस की वजह से, दैट मींस मैं खुद का ही नुकसान कर रहा हूं। थर्ड, many countries now have legislation to prevent discrimination, meaning many organizations have a legal responsibility to adopt equal opportunity। कंपनी, गवर्नमेंट ने भी आपको लीगली बोला हुआ है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉलो करनी है, आप ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अगर करोगे तो हो सकता है बंदा आप पे केस कर दे, और केस अगर वो जीत गया तो फिर आपको पैसे देने पड़ जाएंगे। दैट इज मेनी कंट्री, बहुत सारी जगहों पे लीगली भी ये रॉन्ग है। The organization will be able to improve its image as a good employer,
हेल्पिंग टू अट्रैक्ट एंड रिटेन स्टाफ एंड बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी। अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉलो करेंगे तो क्या होगा, हमारी कंपनी की इमेज बढ़ेगी मार्केट में कि सबको बराबर का दर्जा दिया हुआ है, और उसकी वजह से क्या होगा, और एम्प्लॉय ज्यादा लंबा टिकेंगे कि कंपनी बेकार नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है, और अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा कस्टमर बहुत अच्छा होगा, कस्टमर बेस बहुत बढ़ेगा। ये होते हैं हमारे रीजंस ऑफ हमारे अडॉप्टिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज। क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन छोड़ दो, नॉट सो इंपॉर्टेंट। अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, के भेदभाव किस तरीके का हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, तो भेदभाव किस तरीके का होता है? भेदभाव मतलब जैसे आप सोचो हिंदू और उसके अंदर डिफरेंस, मतलब हिंदू कौन है? रिलीजन डिफरेंसेस। सर भेदभाव मतलब पूछने का मतलब जैसे नहीं मैं तो समझ गया, हिंदू कौन है, तुमने एग्जांपल दे। हिंदू हिंदू अच्छा हिंदू, हाँ मैं हिंदू बता नहीं पा रहा। तो हिंदू और मुस्लिम के बीच भेदभाव, जैसे अगर मेरे पास हिंदू और मुस्लिम पढ़ रहे हैं, हिंदू को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ, मुस्लिम को कम दे रहा हूँ, या मुस्लिम को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ, हिंदू को कम दे रहा हूँ, वो चीज, ठीक है, दैट इज भेदभाव। सो अब एक होता है डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, एक होता है इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। सो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? दिस अकर्स when employer treat an employee less favorably than other। ध्यान से सुनना, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को डिस्क्रिमिनेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रेस एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, इफ अ ड्राइविंग जॉब वाज ओनली ओपन टू मेल एप्लीकेंट, दिस वुड बी डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। मैंने बोला कि मेरे को तो लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, या लड़का काम नहीं कर सकता, लड़का काम कर सकता है, लड़की काम नहीं कर सकती। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं कि भैया मुझे लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, या लड़की ही चाहिए, लड़का नहीं चाहिए, ठीक है। दिस मे बी अलाउड बाय लॉ इन सर्टेन टाइटली डिफाइंड सर्कमस्टेंसेस। मतलब कई जगहों पे गवर्नमेंट इस चीज को अलाउ करती है कि आप ये कर सकते हो। एग्जांपल आर्मी, जैसे आर्मी में नॉर्मली बोला जाता है कि उस जगह पे मेल नहीं जा सकते, वहां फीमेल नहीं जा सकते। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे जेंट सेक्शन को देखने के लिए एक बंदा चाहिए, तो ऑब्वियसली बाउंसर्स। तो कई जगहों पे ये चीज लीगली गवर्नमेंट ने बोली है कि यू कैन डिस्क्रिमिनेट। अब जैसे रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, बट काफी इंडस्ट्रीज में लड़के ही होते हैं। अब लड़कियों का हेयर स्पा है, सैलून है, वहां लड़का तो नहीं हायर करेगा, तो वहां पे डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन चल सकता है, ठीक है। दूसरा आता है इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? This occurs when working condition or rule disadvantage one group of people more than other. For example, a requirement for male employees to be clean shaven would put some religious group at disadvantage. अब जैसे मैंने बोला कि मेल चाहिए मेरे को, सारे मेल आ गए, लेकिन जैसे सिख होते हैं, सिख दाढ़ी नहीं कटवा सकते, दाढ़ी मूंछ दे नॉट अलाउड कि वो दाढ़ी मूंछ कटवा सकते। क्या आखिर की अलग बात है, अगर किसी की है तो वो नहीं कटवा सकते, या वो लोग बाल छोड़ने चाहिए, वो कीपा बोलते हैं वो नहीं कर सकते वो चीज। सो दैट मींस मैंने कोई डायरेक्ट जैसे वो नहीं करा हुआ, बंदे सारे आ सकते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए। तो मतलब तुम इनडायरेक्टली किसी को बोल रहे हो कि हमें ये नहीं चाहिए। सर एक चीज पूछनी है, जैसे मतलब कोई भी ये थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक, जैसे नॉर्मल बंदा कोई भी इंटरव्यू के लिए जाता है, जैसा अगर मैं इंटरव्यू के लिए जाऊं तो मेरे को पूरा शेप करके जाना पड़ेगा? नहीं, डिपेंड करता है, बहुत तो गाड़ी वाला तो मतलब इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करेंगे ना, मतलब कि वो डिपेंड करता है तो किस फील्ड में जा रहा है। तो अगर उसमें जाएगा, होटल मैनेजमेंट में जाएगा, रिसेप्शन की जॉब पे, वहां तो ऑब्वियसली क्लीन शेव बंदा ही चाहिए, वहां थोड़ी कोई गाड़ी जैसे ऑडिटिंग इसके जाऊंगा तो मतलब उनको क्या मतलब है गाड़ी रखना, मतलब ऐसा भी नहीं है कि वहां ऐसे हुआ कि जाएगा, वो तो इंप्रेशन ही खराब जाएगा। मतलब अच्छी सी मेंटेन करके जाएगा, मतलब बंदा स्मार्ट है, वो चीज होती है, ठीक है। चलो अब जैसे मेरे को अभी स्टार्टिंग में जब मैं कहा दाढ़ी रखी नहीं थी, रख ली, अब कोई टेंशन नहीं, जैसे मर्जी गंदी सी रख लो, मेरी भी खराब ही आती है दाढ़ी, वो चीज, ठीक है। चलो, सो इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन इज मैंने डायरेक्टली उनको मना नहीं किया, बट सिचुएशन या रूल ऐसा बना दिया कि वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो गया। जिस रिफरेंस में अभी ज्यादातर लड़कियों के लिए जो हिजाब पहनते हैं वो करते हैं, सेम ऐसे ही करते हैं। क्या चीज? जो लड़कियां हिजाब पहनते हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज कम मिलती है। हाँ हो सकती है, ये दो दिस इज इनडायरेक्ट, जो सर पहले से बोला था, सो दैट इज इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने बोला कि मेरे को लड़कियां चाहिए, आई नीड जॉब फॉर गर्ल, आई नीड गर्ल्स फॉर जॉब, सॉरी, जिनकी हाइट 5'5" से ऊपर होनी चाहिए। सो दैट इज इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन के लड़की है लेकिन हाइट कम नहीं आ सकती, ठीक है। सो दैट इज इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद होता है विक्टिमाइजेशन। विक्टिमाइजेशन, अच्छा एक चीज मैं बताने भूल गया था,
Indirect discrimination is often illegal unless it is necessary for working of business and there is no way around it. जैसे होटल मैनेजमेंट है, जैसे होटल मैनेजमेंट है, वहां पे नहीं, वहां पे ऐसा नहीं है कि मैं उसके बिना काम नहीं होगा, होने को सीख भी बैठे हो सकते हैं वहां पे, रिसेप्शन पे क्यों नहीं खड़े हो सकते, बट करते नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से को परमिशन दी, ये लीगल है, तुम केस करोगे तो तुम जीत भी जाओगे। तो अगर हम जैसे बंदे हैं तो बट हमें तो क्लीन शेव करना पड़ेगा वो टेंशन के लिए, अगर हम मैनेजमेंट में जाना है। पहली बात तो देखो, हर एक को नौकरी चाहिए, नौकरी पाने के लिए बंदा क्या नहीं करता, तुम नौकरी ना मिले और उन पे केस कर दो तो और कोई नौकरी, उन्होंने तो वैसे वो तो वैसे नहीं रखेंगे, उस चक्कर में और कोई नहीं रखेंगे। सिर्फ वाले वो रखते नहीं क्या रिसेप्शन, नहीं रख लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे नहीं रखते, बट कई जगहों पे ऐसी चीजें डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, चलो इसकी बात होता है विक्टिमाइजेशन। विक्टिमाइजेशन क्या होता है? दिस मींस दैट एम्प्लॉयर ट्रीटिंग एन एम्प्लॉय लेस फेवरेबली बिकॉज़ दे हैव मेड ट्राई टू मेक कंप्लेंट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। अब विक्टिमाइजेशन क्या होता है? सोचो मैं एक कंपनी में नौकरी करता हूं, ठीक है, मेरे को दिख रहा है कि कंपनी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मेरे को दिख रहा है कि भेदभाव हो रहा है, मैंने ध्यान से सुनो गाइस, मैंने उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कंपनी पे केस कर दिया। अब मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूं और मैंने अपनी कंपनी के अगेंस्ट केस कर दिया कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस वजह से कंपनी में मेरे को ठीक से बात भी नहीं कर रहा है, ना ठीक से कोई बात कर रहा है, ना मेरे को ग्रोथ मिल रही है, ना कुछ मिल रहा है। दैट इज विक्टिमाइजेशन। कि दिस मींस एम्प्लॉयर ट्रीटिंग एन एम्प्लॉय लेस फेवरेबली बिकॉज़ दे हैव मेड और ट्राई टू मेक अ कंप्लेंट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, इस वजह से उससे ठीक से बात नहीं कर रहे। दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, ओ विक्टिमाइजेशन। ठीक है, you may have heard the term positive discrimination. This refers to the practice of giving preference to protected groups such as ethnic minorities, older workers or women. This is also not permitted under most legislation. जैसे इंडिया में बनाया हुआ है SC SC को इतना कोटा मिलेगा, नॉर्मल का इतना कोटा है, OBC का इतना कोटा है, सो वो कोटा बेस्ड सिस्टम चला हुआ है। सो कोटा बेस्ड सिस्टम हर कंट्री में अलग अपने हिसाब से होता है, लेकिन कई कंट्रीज में वो इलीगल है। कश्मीरी कोटा भी है, दो सी ना कोटा जैसे क्या होता है, जैसे मतलब कंपनी में एक, जैसे मैं हूं यहाँ पे, मुझे 10 एम्प्लॉइज चाहिए, मैंने बोला 10 में से 3, अब गवर्नमेंट जॉब है जैसे, मैंने बोला 10 में से 3 बंदे जो होंगे वो JNK के होने चाहिए, कोई भी बंदे हो, 4 बंदे इसके होने चाहिए और जनरल पब्लिक में से 3 या 4 बंदे। सर जैसे आजकल एक और गया है स्कूल्स के अंदर 100% सीट्स है, 33% आपको रिजर्व करनी होगी, रिजर्व कैटेगरी को देनी है। हाँ ठीक है, तो दैट इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। कई कंट्रीज में ये चीज नॉट परमिटेड है, ऐसा नहीं है कि अलाउड है, दिस इज कई कंट्रीज में नॉट अलाउड। ठीक है, चलो अब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9, इसका आंसर देखो क्या होगा, वैसे लिखा ही मैं देख ही रहा। सर मैं देखा नहीं था, कोई बात नहीं, अच्छी बात नहीं, देखो ऊपर मत देखना दो। चलो पढ़ के बताओ इसका आंसर, अगर ये है तो क्यों? Which is not an example of indirect discrimination? मतलब इसमें से डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन कौन सा है? पॉइंट वही है ना कि इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट नहीं है, मतलब डायरेक्ट है। तो क्या हो सकता है बताओ? सर बी। सर बाय मैन लिखना है, सर ये डी तो डायरेक्ट, सी डी डायरेक्ट है। क्यों? सर बी डोमिनेटली वुमन गिविंग लेस फेवरेबल टाइम्स। चलो पूरी ठीक से पढ़ेंगे। चलो मैं बता दूं, सुनो। ए लिखा हुआ है आस्किंग इन इंटरव्यू वेदर कैंडिडेट वाज प्लानिंग टू हैव फैमिली नियर फ्यूचर, मतलब अगर नियर फ्यूचर को उसने प्लान बनाया है, सो दैट मींस इस बंदे को हम बाहर नहीं भेज सकते, तो उसको पहली जॉब से निकाल देंगे। दिस इज इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, डायरेक्टली नहीं मना किया। दूसरा, एडवर्टाइजिंग फॉर जॉब वैकेंसीज एक्सक्लूसिवली इन मैगजीन्स प्रीडोमिनेटली रेड बाय मेन। मैंने डाला ही उस मैगजीन में ताकि जो बंदे पढ़ते हैं, बट मैंने डायरेक्टली नहीं बोला कि मेरे को बंदे ही चाहिए, इनडायरेक्टली बोला। किस तरीके से? मैंने उस मैगजीन में डाला जहां जो मैगजीन बंदे ही पढ़ते, जैसे मेंस हेल्थ एक मैगजीन आती है, वो पढ़ते ही मेंस है, वुमेन तो नहीं पढ़ती, तो इनडायरेक्टली मैंने ये बताया कि मेरे को मेंस चाहिए। तीसरा, स्पेसिफाइंग द जॉब एडवर्टाइजमेंट दैट ओनली पीपल अंडर द एज ऑफ 30 शुड अप्लाई। ये डायरेक्ट है कि 30 से ऊपर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने इस चीज में तो इनडायरेक्टली भी नहीं बोला कि 30 के ऊपर वाला अप्लाई करो, पहले ही एडवर्टाइजमेंट में लिख दिया कि बिलो 30 ही चाहिए, उससे ऊपर वाले नहीं चाहिए। दैट इज डायरेक्टली मैंने उनको मना करते हैं कि आप नहीं आ सकते। फोर्थ इज गिविंग लेस फेवरेबल terms to part-time workers who are predominantly women.
कि जैसे लेडीज होती है जो घर से काम करती है, वर्क फ्रॉम होम करती है या ज्यादा देर नहीं बैठ सकती या पार्ट टाइम काम करती है, उनको कम प्रेफरेंस, उनको प्रेफरेंस में कम देना, तो दैट इज इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सो जहां पे मैंने डायरेक्टली ही मना कर दिया तो दैट इज डायरेक्ट, अदरवाइज सारे हो जाएंगे मेरे डील वाला मतलब जैसे गिविंग लेस फेवरेबल टर्म्स, मतलब पार्ट टाइम अगर आप काम करोगे मेरी कंपनी में तो मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा, और पार्ट टाइम कौन होता है, मोस्टली वुमेन, तो इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूं कि मैं वुमेन को ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा, वो चीज। ठीक है, चलो अब आते हैं लीगल पोजीशन। एक बार देखिए ये कितना रह गया, एक पेज। गुड। सर 19 भी हो जाएगा। अब आता है, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, तभी मैं कह रहा हूं 19, ये 19 है ना, हाँ सर 20 भी हो जाएगा। 20 को मैं कोशिश करूंगा करवा दूं, बिकॉज़ आई वांट इस वीक के एंड तक बार एटलीस्ट सिलेबस करा दूं ताकि तुम का प्लान पूरी पढ़ लो। ठीक है, बट मैं वो एक चीज समझ में आ रही है, हमारा सारा चैप्टर क्या 180 पेज का है, इस वीक में क्या हो सकता है। एक्चुअली मैं बताऊं, अगर तुम मेरे से इस तरह के क्वेश्चन नहीं करोगे ना, मैं तुम्हें वो 2 क्लासेस में करा सकता हूं। मैं बल्कि मैं सोच रहा हूं इस वीक मैं F3 ना करा के ना, हाँ, ये मैं F1 वालों को ही मैं रोज बुला लूं। जैसे एक दिन 12:30 से 1:30 क्लास होती है, ट्यूसडे को 10 से 12 कि मैं एटलीस्ट F1 को कंप्लीट करा दूंगा। हाँ। तो इस वीक यही करते हैं फिर, कल तुम सारे 10 to 12 आ जाना फॉर F1 सॉरी, इस वीक हम जैसे मर्जी करके खत्म करके देंगे। ठीक है, कल 10 to 12 तुम्हारा F1 होगा, इस वीक फ्राइडे तक तुम्हारा ही चलेगा। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 12:30 to 2:30 और ट्यूसडे थर्सडे 10 to 12। सैटरडे मैं नेक्स्ट वीक में एक्चुअली नेक्स्ट वीक हूं नहीं यहां, नेक्स्ट वीक मेरे कजन की शादी है तो नेक्स्ट वीक में हूं नहीं यहां, तो मैं तभी मैं चाहता हूं कि तुम्हारा पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि नेक्स्ट वीक पूरा एक हफ्ता तुम्हारे को तो रिवीजन करने का एंड उसके बाद तुम लास्ट में एग्जाम करो। टेस्ट में तुम्हारे यहाँ पे बना दूंगा, वो सब कुछ होगा, मैं बीच में एक दिन आ भी जाऊंगा, चाहे मंडे या ट्यूसडे आ जाऊंगा, तुम्हारे टेस्ट वगैरह दे दूंगा, वो टेंशन नहीं, बट मैं चाहता हूं इस वीक सिलेबस कंप्लीट। चलो अब आते हैं लीगल पोजीशन। सो व्हाट इज लीगल पोजीशन? Employment legislation varies significantly from country to country, but typically prevents discrimination in various areas. कि हर जगह की लॉ जो होता है वो अलग होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज डिस्क्रिमिनेशन इन चीजों पे डिस्क्रिमिनेशन हर जगह सेम लेवल पे माना जाता है। कैसे? सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट टू इंटरव्यू एन एम्प्लॉय, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किस बंदे को सिलेक्ट करना है, किसका इंटरव्यू लेना है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। प्रोविजन फॉर प्रमोशन ट्रेनिंग एंड अदर बेनिफिट इंक्लूडिंग पे, यहाँ पे भी आपको भेदभाव नहीं करना, जो केपेबल है उसको प्रमोट करो, जो केपेबल नहीं है उसको प्रमोट नहीं करो। इस पॉइंट का जैसे एससी वाले को प्रमोट कर दिया, नॉर्मल को प्रमोट नहीं किया, जबकि नॉर्मल ज्यादा केपेबल था। सो दैट इज, मेरे को ये चीजें नहीं करनी, जनरली ये चीजें नहीं करनी चाहिए हर कंट्री के अंदर। वर्किंग कंडीशन कि अगर कोई बंदा पिछड़ा हुआ है तो उसको गंदी तरह काम कराओ, बेकार टेबल हो, अच्छा बंदा है, लोन बंदा है तो उसको अच्छा टेबल दे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। डिसमिसल और अदर डिसएडवांटेज, बैठे बिठाए निकाल दिए, काम अच्छा वो करता है लेकिन वो भाई का किसी नोन का बेटा उसको नहीं निकाल सकते तो इसको निकाल दो, एक बंदा निकालना था, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। इन द यूके दिस लेजिस्लेशन आउटलॉज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन, कि यूके में इन सारे बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कि एज क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, जेंडर रीअसेसमेंट, मैरिज और सिविल पार्टनरशिप, इन चीजों के बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जस्ट प्लेन रीड है, कुछ खास नहीं। आगे इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसीज, ये काइंड ऑफ सेम ही है, एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट से। Many organizations not only follow relevant legislation but actively establish their own equal opportunity policy. कंपनीज अपना नाम बनाने के लिए पॉलिसी बनाती है कि हमारी कंपनी की इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी, हम सबको बराबर का दर्जा देते हैं। So that is equal opportunity policy created by companies. So in order to do this, to be successful, the organization needs to, उसको क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे अपनी कंपनी के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसीज बनानी है कि हमारी कंपनी के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती है, तो ये नहीं है कि ओनर बैठे बैठे बना देगा, उसके लिए सारे ग्रुप से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा? इन्वॉल्व मेंबर ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप, सीनियर मैनेजमेंट इन क्रिएशन ऑफ पॉलिसीज। कि अगर पॉलिसी बनानी है तो दूसरे ग्रुप्स और सबको साथ बैठना पड़ेगा तभी पॉलिसी बनेगी, ऐसा नहीं है वो अपने हिसाब से पॉलिसी बने। कम्युनिकेट दी पॉलिसी टू ऑल मेंबर्स, सबको पॉलिसी बताओ, चाहे उनकी मेल्स पे डालो, चाहे एंट्रेंस पे लिखो, जो मुझे सबको पता होनी चाहिए। तीसरा, क्रिएट एक्शन प्लान्स एज टू हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल इंप्लीमेंट द पॉलिसी,
अगर हमने कोई पॉलिसी बनाई है, रूल बनाया है, तो किस तरह से कंपनी उसको फॉलो करेगी। जैसे KFC वालों ने क्या किया हुआ है, काफी जगहों पे करा हुआ है पॉलिसी कि जो भी हमारे रिसेप्शन पे बंदे होंगे नेचुरली डिसेबल्ड, जो फिजिकली डिसेबल्ड, क्योंकि काउंटर पे बंदे जो बैठने का काम होता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पैर नहीं है ठीक या खराब है, तो वो हाँ हर जगह नहीं है, कई कई KFC की फ्रेंचाइजी है, चंडीगढ़ में जो फ्रेंचाइजी है पंचकुला में, उसमें सारे डेफ एंड डम्ब है। KFC में सारे डेफ एंड डम्ब है, तुम उनको ऑर्डर देना, मेन्यू बताओ, ऐसे बताओ, वो ऑर्डर दे देंगे। सर एक साइबर में भी एक रेस्टोरेंट है, मतलब वहां पे भी ऐसे ही है, मतलब दैट इज लाइक पॉलिसी, हमने पॉलिसीज बनाई हुई है, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर वेदर द पॉलिसीज आर बीइंग अप्लाइड टू द कंपनी। पहले हमने डिस्कस की पॉलिसी क्या बनेगी, सबको बताया, सबको ये भी बताया कि पॉलिसी बने चलाएंगे कैसे, और अब मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या पॉलिसी सही से चल रही है कि नहीं चल रही। लास्ट, the organization may want to consider creation of the role of equal opportunity manager। फिर वो क्या करेंगे, बंदा हायर करेंगे जिसको वो ये बोलेंगे कि अगर कोई चीज गलत हो तो तू ध्यान रखेगा, और तुझे ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज का पूरा ध्यान रखना है कि ये जो पॉलिसी हमने बनाई है ये फॉलो होती रहे। दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी मैनेजर अपॉइंट करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है, खास नहीं है उसके लिए। चलो आगे आते हैं डाइवर्सिटी। व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर रिलेटेड आइडियाज, though they are distinct from each other. Diversity involves valuing all individuals for their difference and variety। अब डाइवर्सिटी क्या कहते हैं, जैसे मान लो एक बंदा दूसरे बंदे से बेटर है ना, तो दैट मींस वो बंदा ज्यादा बेटर है, वो बंदा कम बेटर है। और इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्या कहते हैं कि दोनों बराबर है, तो काइंड ऑफ दोनों सेम ही है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज कहते हैं कि दोनों को बराबर का दर्जा दो, लेकिन अगर ये बंदा उससे बेटर है तो ऑब्वियसली हमें इसको ज्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा। अगर दो बंदों में से एक बंदा बेटर है, हम इक्वल अपॉर्चुनिटी काम करने की दे रहे हैं, लेकिन अगर फर्स्ट वन इज बेटर देन सेकंड वन, तो ऑब्वियसली हम आगे फर्स्ट वन को ही बढ़ाएंगे। दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी डाइवर्सिटी। तो एज दैट इज ऑर्गेनाइजेशन एम्ब्रेसिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट जेंडर, रेसेस एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशंस एज इक्वल अपॉर्चुनिटीज, डाइवर्सिटी गोज फर्दर एंड एक्सटेंड्स टू appreciating the differences in the employee's attitude, working habits, personalities and experience। कि अगर एक बंदे का एक्सपीरियंस 4 साल का है, एक का 2 साल का है, तो मैं क्या बोलूंगा भैया, चाहे उसका 4 साल का है, मेरा 2 साल का है, लेकिन मैं उससे बेटर काम कर सकता हूं। मैंने 2 साल में इतना सीख लिया जितना वो 4 साल में नहीं सीख पाया, बट स्टिल उसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो ही शुड बी कंसीडर्ड अबव मी। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी वहां पे नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। सो वही बता रहा है, ऑल्दो हम हर जगह इक्वल अपॉर्चुनिटी लगाते हैं, बट डाइवर्सिटी गोज फर्दर एंड एक्सटेंड्स टू एप्रिशिएटिंग डिफरेंसेस इन एम्प्लॉयज एटीट्यूड कैसे, वर्किंग हैबिट्स, उसके वर्किंग हैबिट्स क्या है, पर्सनालिटी क्या है, और उस बंदे का एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। मैं द मेन डिफरेंसेस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर, पहला है वॉलंटरी। डाइवर्सिटी वॉलंटरी होती है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि करनी पड़ेगी। वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से, इट्स नॉट कंपल्सरी। और इक्वल अपॉर्चुनिटीज नॉर्मली गवर्नमेंट बोलती है इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। डाइवर्सिटी जो होता है दैट इज प्रोडक्टिविटी ड्रिवन, मतलब अगर एक बंदा बेटर है और मैं उसको रखूंगा दैट मींस मेरा काम अच्छा चलेगा। लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटीज लीगली ड्रिवन, गवर्नमेंट ने बोला इसलिए मुझे करना पड़ेगा। एससी और ओबीसी वैसा, हाँ, कि अगर जैसे वो अब बंदा, अब एग्जांपल सुन पाए, एक बंदा है ओबीसी और एक बंदा है नॉर्मल जनरल, ठीक है। गवर्नमेंट ने मुझे बोला है कि मुझे दोनों में भेदभाव नहीं करना, लेकिन जो जनरल वाला बंदा है वो ज्यादा एक्टिव है, तो मैं जनरल वाले को रखूंगा। लेकिन क्या होगा, जनरली लोग बोलेंगे कि ओबीसी को नहीं रखा, वो जनरल वाले को रख दिया, वो चीज हो सकती है। तो पॉइंट इज कि अच्छा, तीसरा पॉइंट सॉरी, डाइवर्सिटी इज क्वालिटेटिव, कि डाइवर्सिटी से क्वालिटी अच्छी आती है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी से क्वांटिटी, के मैं हर तरीके के बंदे को बुला रहा हूं कंपनी में, तो इससे क्वांटिटी आती है और डाइवर्सिटी से क्वालिटी आती है। उसके बाद डाइवर्सिटी इज अपॉर्चुनिटी फोकस, ये चाहे पॉइंट तुम तीनों छोड़ दो, नॉट रिक्वायर्ड, ये तीनों पॉइंट काट दो, सिर्फ ये तीन ही पढ़ लो। मेरे को मेन है तुम्हें समझ आना चाहिए, पेपर में कोई पूछने के नहीं कि बताओ एक्सप्लेन ऑल द 6 डिफरेंसेस, तुम्हें नहीं आएगा, सिर्फ मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। ये तीन छोड़ो। सर प्रोएक्टिव और रिएक्टिव क्या है? मैं वही कह रहा हूं, इस चीज को छोड़ दो, मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, ये बहुत नेक्स्ट लेवल पॉइंट हो जाएगा। तुम समझ, जो तुम्हें अभी तक समझ आया अगर वो बिल्कुल सही समझ आया, इससे आगे मत बढ़ो, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है इस चैप्टर का, सेकंड लास्ट पॉइंट सॉरी, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्स वर्कफोर्स। इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर मेरी जो वर्कफोर्स है वो डाइवर्स है,
क्वालिटी में अच्छी है, परफॉर्मेंस में अच्छी है, एबिलिटी में अच्छी है, उसका मुझे फायदा क्या होगा? वन ऑफ द गोल्स ऑफ डाइवर्सिटी इज हैविंग अ वर्कफोर्स दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। कि अगर 100 बंदों में से मैंने 10 बंदे हायर किए हैं और वो 10 बंदे डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग करें, दैट मींस वो 10 बंदे उन 100 से बेटर है, तो मेरी कंपनी को वो 10 बंदे रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने सही बंदे यहाँ पे काम करते हैं। दैट इज डाइवर्सिटी। ठीक है, सो बेनिफिट शुड इंक्लूड, क्या क्या बेनिफिट होंगे अगर डाइवर्स होगा तो? इंक्रीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मेरे को कंपटीशन में अच्छा एडवांटेज मिलेगा, बंदे बहुत अच्छे। मैक्सिमाइजेशन ऑफ एचआर पोटेंशियल, ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स का पोटेंशियल बड़ा स्ट्रांग होगा। इंक्रीज पोटेंशियल मतलब हिम्मत, ताकत, अभी तो बताया ना। ठीक है, क्षमता। इंक्रीज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, बंदे बहुत स्मार्ट होंगे, टैलेंटेड होंगे, तो इनोवेशन भी बहुत ज्यादा होगी, नए तरीके हैं ये काम करने के। ब्रॉडर रेंज ऑफ स्किल्स प्रेजेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग स्किल्स के बंदे होंगे, तो दैट मींस हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये तीनों है, घर पे पढ़ लेना, नॉट सो रिक्वायर्ड। ठीक है, लास्ट में तुम्हारा आता है इस चैप्टर का, दैट इज मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है कि देखना, मॉनिटर करना। सो वंस द ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटेड टू डाइवर्सिटी इन इट्स वर्कफोर्स, it will need to proactively monitor and manage the needs of workforce। कि पहले इसने क्या किया, पहले तो डाइवर्सिटी दिखा दी वर्कफोर्स में कि ये इसमें स्मार्ट है, इसमें स्मार्ट है, अब उसके अकॉर्डिंग जो जो उनको चाहिए वो चीज उनको लाके दो। मैंने बंदा इस चीज में स्मार्ट, ये बंदा इस चीज में बहुत स्मार्ट है, तो अगर उस चीज में काम कर रहा है तो उसको फैसिलिटीज भी देनी चाहिए। दैट इज इट विल नीड टू प्रोएक्टिवली मॉनिटर एंड मैनेज द नीड्स ऑफ इट्स वर्कफोर्स। This will become more complex in more diverse organization। सिंपल बताया हुआ है कि डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें जो बंदे डाइवर्स होते हैं उनको बहुत चीजें देनी पड़ती है, उनकी डिमांड पूरी करनी पड़ती है। मॉनिटरिंग हेडिंग कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, एक कंपनी ने बोला कि मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी अलग बात है, लेकिन मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉर्मल एमबीए से थोड़ा ऊपर होते हैं, तो ऑब्वियसली मेरी नीड्स है, मेरी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, तो वो ज्यादा देंगे। अब ये थोड़ी बोलेंगे वो एमबीए है, तुम सीईओ से इक्वल अपॉर्चुनिटी है, दोनों को सेम पैसे मिलने चाहिए, काम दोनों सेम कर रहा हूं, काम भले ही मैं सेम करूं, आई हैव अ डिग्री ऑफ सीए, तो मुझे ऑब्वियसली पैकेज ज्यादा मिलना चाहिए, वो चीज। ठीक है, सो मैनेजिंग देयर नीड्स विल देयरफॉर सॉल्व इन्वॉल्व मैनेज, अगर उनकी नीड्स हम मैनेज करेंगे उसमें क्या क्या होना चाहिए? टॉलरेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कि इंडिविजुअली कितना डिफरेंस है। अगर एक बंदा बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, एक बंदा थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, दैट मींस हमें देखना पड़ेगा कि कौन कितना ज्यादा पढ़ा लिखा है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मोटिवेशन ऑफ डाइवर्स वर्कफोर्स, अगर मैं अच्छा बंदा हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरी डिग्री उनसे ज्यादा है और मेरे को पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं, तो मैं मोटिवेटेड रहूंगा कि यार देखो वो एमबीएस है, मैं उनसे ज्यादा काम कर रहा हूं, मेरे को पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। तीसरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मींस उनसे अच्छे से बात की जा रही है कि हाँ भाई आप सीए हो तो आपको एक अच्छे से और अच्छे से बात की जा रही है आपसे। जैसे मैं सीए हूं तो सारे मेरे से अच्छे से बात कर रहे हैं, वो एमबीए उनसे थोड़ा नॉर्मल बात कर रहे हैं, काइंड ऑफ यू कैन से। मैनेजिंग वर्कर्स विद इंक्रीजिंगली डाइवर्स फैमिली स्ट्रक्चर, एक बात बताऊं, ये पॉइंट तुम चाहे छोड़ भी दो, नॉट सो रिक्वायर्ड, और ये घर पे पढ़ लेना बस एक बार, कुछ ऐसा खास नहीं है कि कुछ इतना डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, एक काम करो फटाफट से अपने जो इसके क्वेश्चन है चैप्टर के वो सारे करो, अंडरस्टैंडिंग 10 से फटाफट से, उसके बाद हम क्या कहते हैं 20th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पानी का
गाइस हो गए क्वेश्चन? हाँ कर दो सर मेरे 12th का 12th क्वेश्चन कैसे आंसर क्या कह रहे 12th क्वेश्चन? टेस्ट टू अंडरस्टैंड 12th सारे का टेस्ट सारे का ये फार्मिंग ट्रेड पब्लिकेशन एंड जर्नल्स क्या होता है? क्या चीज? फार्मिंग ट्रेड पब्लिकेशन एंड जर्नल्स कहाँ है? लास्ट में डी सर हो गई। कुछ जर्नल होगा वो पब्लिकेशन जैसे मैगजीन होती हैं। सर हो गई। हो गए सारे? नहीं। कोई बात नहीं। मैं देखूं सर लास्ट में मेरे में से निकल करेंगे। हाँ हाँ हो गए? चलो भाई डिस्कस करते हैं। 10th का आंसर है तुम्हारा बी मेरा गलत है। है? मेरा गलत है। सर 10 का बी हाँ। सी है फिर सी पीछे सी है? नहीं भी है पीछे भी है। पीछे बी है ना? हाँ 10th का आंसर बी बताऊं क्यों? यार कॉपी बना लो। C is a company that makes chemicals for sale across the world. It needs to hire new member of staff for the role of its chemical engineering center. This role is highly specialized and complex, with the employees required to have large number of skills and competencies. ये बहुत ही complex है. C Limited is considering using popular recruitment consultant to help locate its suitable candidates. Which of the following statement is correct regarding this choice? उसको बंदा चाहिए जो highly specialized हो और जो अलग लेवल का बंदा हो. It will always be cheaper for C to use consultant rather than attempting to find appropriate candidate themselves. फॉल्स ये तो गलत है. कंसल्टेंट जरूरी नहीं है कंसल्टेंट महंगा होगा. पहले सी देखते हैं. It is likely that the recruitment consultant will find suitable candidate more quickly than C itself. This is wrong. हाँ सर। क्योंकि रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट तुम्हें पता है कि जो बंदा चाहिए वो अब तुम माइक्रोस्कोप बनाते हो. कोई रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट माइक्रोस्कोप पर थोड़ी काम करता है. उसको तो बस पता है कि माइक्रोस्कोप बनाने वाली कंपनी को बंदा चाहिए सीनियर लेवल का. तो तुम्हें पता है कितना डिटेल्ड बंदा कितना स्किल्ड बंदा चाहिए. तो हो सकता है कि तुम उससे पहले बंदा ढूंढो. वो ढूंढेगा, वो खुद 10 बार 10 बंदों से बात करेगा, उसको खुद को नहीं समझ आएगा कि कॉम्प्लेक्स कितना कॉम्प्लेक्स काम. तो ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइकली कि वो पहले ढूंढे. हो सकता है तुम भी उससे पहले ढूंढ सकते हो. ठीक है. बी द रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट मे लैक द स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड टू लोकेट एप्रोप्रिएट कैंडिडेट. तुम्हें बहुत स्किल्ड बंदा चाहिए, उसके पास वो स्किल्स नहीं है. उसको कैसे पता माइक्रोसॉफ्ट कैसे बनता है भाई? वो तो बाहर का बंदा है ना. रिक्रूटमेंट कंपनी है जो सिर्फ बंदे हायर करता है. उसको क्या पता माइक्रोसॉफ्ट कैसे बनता है? तो दैट्स व्हाई बी इज हमारा. सर मैंने डी या फिर डी लिखा था. डी इसलिए लिखा था क्योंकि अगर रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट करेगा तो वो हमें पिछले चैप्टर में पढ़ा था. तो वो अनस्किल्ड नहीं, पड़ेगा. ऐसा कभी नहीं. हमने कभी नहीं देखा कि रिक्रूटमेंट हमेशा अनस्किल्ड का होता है. हमने कहा रिक्रूटमेंट स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों का लैक है. ऑफ स्किल कर सकते हैं सर. हाँ? वो तो लैक ऑफ स्किल कर सकता है. आपने एक सर सवाल दिया था. रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट अनस्किल्ड डेवलपर्स थोड़ी रखेगा. रखेगा नहीं. मतलब सॉरी क्योंकि उनको पता नहीं है ना. क्योंकि बंदे उनके पास जो जाते हैं तो उसको पता नहीं होता कि स्किल है इसमें या नहीं है. सुनो, वो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट जो बंदे होते हैं वो अनस्किल भी कर सकते हैं, स्किल भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. इसमें ये नहीं कह रहा कि वो कर नहीं पर सकते. सर आपने बोला था कि अगर हमें स्पेशलाइज चाहिए. स्पेशलाइज में और स्किल में बहुत फर्क है ना. क्या देख सकते हो? स्पेशलाइज होता है कि बंदा बहुत स्पेशलाइज. अब मैं स्किल्ड हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट. उसमें उसको हम रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट सुनो, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम स्किल्ड. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम स्किल्ड. कंपनी का सीईओ चाहिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो. तो दैट इज कॉम्प्लेक्स, दैट इज हाईली स्किल्ड. आई एम स्किल्ड. तो स्किल तो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन हाईली स्किल्ड रिक्रूटमेंट कंपनी उसमें नहीं जा सकते. सो दे कैन हायर स्किल्ड सेमी स्किल्ड. लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है? बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड है वो. उस केस में कंपनी ही हायर कर पाएगी ठीक से, दूसरा बंदा शायद नहीं कर पाएगा. ठीक है. चलो 11th का आंसर है डी. 11th का डी है सबका. 13
ए है। तू नहीं करे देख, which of the following is not a part of 7th plan for the content of person specification? पे लिखा है actually। तो इसका 11 है सर। हाँ 11 Which of the following is not a part of Rogers? तेरा कौन सा क्वेश्चन यही है ना? हाँ यही है। हाँ फिर उसमें तो लिखा हुआ फिजिकल में कभी ये तो पार्ट होते हैं, हाँ। वो अगर पढ़ेगा तो उसमें लिखा हुआ है सिर्फ एज नहीं है। एज नहीं है उसमें, ये इसमें है। पर्सन स्पेसिफिकेशन में एज थोड़ी होता है। Person specification 2.4 कौन? या फिर मेरा देख सर्कमस्टेंसेस से अगर एज नहीं है। ठीक है चलो 12th का आंसर है सी, लोकल न्यूज़पेपर एंड रेडियो। सही है मैं। सही है हैं? अभी नहीं किया वो। अच्छा क्या कर रहे हो? फिर भी एक बार बता। सर एक बात ये तो समझ में Unskilled लोकल न्यूज़पेपर ये क्यों करें, उसे चाहिए सर साउथ में, और हमें ये थोड़ी पता है वो कब उसकी मतलब एक और उसे नया फैक्ट्री खोलना है, फॉर न्यू फैक्ट्री उसकी सर अब उसने लोकेशन स्पेसिफिक कर दी कि साउथ के लिए चाहिए। अब हमें थोड़ी मतलब पहली कंपनी है वो साउथ में है कि नॉर्थ में कि वेस्ट में कि ईस्ट में। पर लोकल न्यूज़पेपर में हम उसके लिए चाह नहीं सकते हैं। सर अनस्किल्ड लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, वो फार्म के पब्लिकेशन नॉट इसके लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। हाँ सॉरी सुनो GBN PLC manufactures farming equipment looking to hire a large number of unskilled workers for new factory that is about to open in south। लिखा तो हुआ है कि उसको unskilled worker चाहिए इस एरिया में। हाँ तो ये थोड़ी लिखा हुआ पुरानी कंपनी के लिए चाहिए। पर सर जो पुरानी कंपनी है वो हमें थोड़ी पता कहाँ पे है सर। तो जहां मर्जी है भाई, पुरानी कंपनी इंडिया से बाहर हो, अगर उसने ये बता दिया मेरे को बंदे साउथ में चाहिए तो वो साउथ में यूज करेंगे, नॉर्थ में डालेंगे। तो मैं सर वेबसाइट डाल दिया जीबीएन वेबसाइट। वेबसाइट पे नहीं डालेंगे। देख बंदा इंडिया से बाहर है, मैं वो कहते हैं मेरे को गुड़गांव में ही कंपनी खोले उसके लिए बंदे चाहिए, गुड़गांव में खोले, तो ये थोड़ी वो बाहर यूएस की वेबसाइट पे डाल देगा गुड़गांव में बंदा चाहिए। वो तो गुड़गांव के लोकल न्यूज़पेपर डालेगा ना कि बाहर की कंपनी यहाँ पे आ रही है, यहाँ के लिए बंदे चाहिए। तो इसका आंसर है लोकल न्यूज़पेपर एंड रेडियो। रेडी न्यूज़। डी एक तरह से जो जर्नल होते हैं ना वो ऑल ओवर इंडिया पढ़ते हैं, जो जैसे मैगजीन होती है वो ऑल ओवर इंडिया पढ़ती है इसलिए। ठीक है अंडरस्टैंडिंग 13 का है फॉल्स। ये मेरा गलत था, मैंने ट्रू बताया। और लिखा है वो दूसरा वाला सर साइकोमेट्रिक सर आपका जनरल एप्टीट्यूड ये सब होता है ना सर, ये जॉब से रिलेटेड तो कुछ और होता है, कोई और टेस्ट होता है। ये वाला प्रोफिशिएंसी है। हाँ प्रोफिशिएंसी टेस्ट। हाँ ठीक है 14 का सी। हाँ सी। रुकोस तो ये वाला मैंने किया। 14 का सी है रिडक्शन इन लेबर कॉस्ट। सर बट ये चीज दिखी नहीं थी, मैं इसे मेरे दिमाग में आई क्या लॉजिकली पढ़ना है ना। देखो क्या कह रहा है, which of the following is not a reason for adapting equal opportunities, कि equal opportunities का क्या रीजन नहीं होना चाहिए। लीगल रिक्वायरमेंट ये तो होता है कि इम्प्रूव ऑर्गेनाइज रेपुटेशन ये भी होता है कि हमारी कंपनी का नाम बढ़ेगा अगर मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी करूंगा। एथिकल करेक्ट ये भी होता है कि भैया मैं भेदभाव नहीं कर रहा। रिडक्शन लेबर कॉस्ट ये ना लिखा हुआ है कि अगर मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी से लेबर कॉस्ट कमाती हूं, ये तो कहीं लिखा मुझे ये रिडक्शन इन लेबर कॉस्ट इसका मीनिंग भी मुझे पता नहीं था, पर मैंने क्योंकि मैं जानती थी कि ये चीज नहीं है तो मैंने उसे मार किया। तो रिडक्शन इन लेबर कॉस्ट का मतलब होता है कि सस्ते लेबर रखना। इक्वल अपॉर्चुनिटीज का सस्ते लेबर से क्या लेते हैं? ठीक है सस्ते लेबर मतलब कम सैलरी में। कम सैलरी वाले। टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग 5 का ए आंसर है ए, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। सर मैंने सी किया सर, उसने मैरिड भी तो बोला है। हाँ तो वो डायरेक्ट तो हो गया कि मैरिड होना चाहिए। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या डिफरेंस है? इनडायरेक्ट होता है कि तुम हाँ ये है। मैंने पहले बात नहीं किया था, फिर बाद में A has placed an advert in local newspaper for employed to work in a shop. The A is looking for a female shop assistant. तो ये तो डायरेक्ट हो गया। 25 years है। Who must be under the age of 25 and should be married. तो ये तो सारे डायरेक्ट हो गए एक तरह। तो फिर सर इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? इनडायरेक्ट होगा कि सारी फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन अगर खाली होता है कि सारी फीमेल अप्लाई कर सकती हैं एंड मैरिज वाली को ज्यादा प्रेफरेंस होगी, दैट इज इनडायरेक्ट। अप्लाई सारी कर सकती हैं लेकिन मैरिज की ज्यादा प्रेफरेंस होगी, दैट इज इनडायरेक्ट। या तो क्लियरली उसने बोला हुआ है कि यही अप्लाई कर सकती है और कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा। क्लियरली बताया हुआ कि यही अप्लाई कर सकती है। ठीक है चलो गाइस 2-5 मिनट ब्रेक है। 5 मिनट तो मैं दोनों लोगों की कॉपी नहीं है। देखो चैप्टर में हमारे 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज 6 पेज 7
हो जाएगा। 8 हो जाएगा। अच्छा ये समझी नहीं है? अरे और हो जाएगा, समझी नहीं, धोखा हो गया, हो जाएगा, थोड़ी जल्दी भी करेंगे, हो जाएगा। सर एक ग्रुप के अंदर ऐड मतलब हूँ मैं, उसके अंदर ACCA रिसोर्स ग्रुप करके एक है सर, वर्ल्ड वाइड में जितने भी ACCA के मतलब वो है स्टूडेंट्स, या मतलब पर सब्जेक्ट के हिसाब से एक ग्रुप है। मेरे को एक बंदे ने भेजा था, शिवम एक दिन आया था एक बंदा, तो उसने मेरे को भेजा था लिंक्स उसके, तो मैं ग्रुप पे डाल दूँ मतलब कि जैसे आप F1 कर रहे हो उसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको तो आप उसके में डाल दो, उसके ACCA एसोसिएट्स आपको आंसर कर देंगे। कर दो, ग्रुप में डालो, तुम ऐड हो जाओ। हाँ, आप ये खुद ही ऐड करना है आपको, क्लिक करके लिंक। पता है मेरे को, व्हाट्सएप ग्रुप है। हाँ कर दो। सर ACCA का एक रिक्वायरमेंट है सर, चैप्टर समझ से पहले LHC या फिर टॉपर कंप्लीट होना चाहिए, पर यहाँ पे स्टूडेंट्स को नहीं बताया जाता वो क्या चीज? पेपर पेपर 7 से पहले पेपर 7 से पहले LHC या फिर टॉपर कंप्लीट होना चाहिए। तो समझ नहीं आ रहा है ये। तो फिर ये जो रिक्वायरमेंट है सर, नहीं, क्या कंप्लीट होना चाहिए? टॉपर या फिर LH करना चाहिए, हाइट उसका नंबर 75 नंबर 75 IELTS करना चाहिए। LH या फिर टॉपर था। अच्छा, पर ये तो किसी को नहीं बताया जाता। ऐसा कुछ नहीं है। है सर, आप एक बार साइड में देख लीजिए। वो मेरी होती से बाहर अप्लाई करता हूँ, लेकिन जो इंडियन ACCA है वो सर अगर आपको ACCA का मेंबर बनना है तो आपको करना चाहिए। तो उसने बाहर अप्लाई करने के तो IELTS या टॉपर में देने नहीं पड़ेगा। इंडिया में भी चाहिए, एक बार आप वेबसाइट देख लीजिए। मैंने पहली बार भी आपसे ये बात बोला ये चीज़ था। सुनो, मेरे को पता नहीं, ऑनेस्टली देखो मेरे को पता नहीं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। जो बच्चे दे रहे हैं उनको सर आपको आप PPP का बुक्स देख लीजिए, PPP के बुक्स में भी जो स्टार्ट में होते हैं तो वो वहाँ पे बोलता है कि इस बुक के लिए इस पेपर को क्लियर करने के लिए इस स्टूडेंट के इंग्लिश का लेवल कितना होना चाहिए। हर बुक में वो अलग से वो मेंशन करते हैं कि स्टूडेंट के इंग्लिश का लेवल इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो ये तो रिक्वायरमेंट है। मैंने नहीं, वो उसके लिए हो सकता है ना स्टूडेंट जिसने 12th ना करी है। अब जो बंदा ऑलरेडी 12th पढ़ चुका है, जो ऑलरेडी जो 10th का बच्चा है जो ऐसे कर रहे हैं ACCA, सर 10th का बच्चा तो ACCA नहीं कर सकता। नहीं 10th के बाद 11th के बच्चे कर रहे हैं, हाँ 11th से स्टार्ट हो सकता है। कर रहे हैं, वो उनके लिए हो सकता है जो स्कूल्स वाले जिन्होंने स्कूलिंग ऐसे ना करी। लेकिन जो 11th जो ग्रेजुएट बच्चे को मतलब उसकी इंग्लिश ऑब्वियसली अच्छी होगी, बेसिकली दे वांट कि जो बंदा क्वेश्चन पढ़ पाए तो समझ आ रही है इंग्लिश, सो वही हो सकता है जो पढ़ा लिखा हो। सो आई डोंट थिंक कि 12th के बच्चों के लिए ये चीज कंडीशन है। आई डोंट नो सर, पर सर आगे वाले पेपर में कंप्यूटर टाइपिंग होता है, कंप्यूटर टाइपिंग तो जैसे हम सॉल्व करते हैं पेपर में सॉल्व करके वैसे ही कंप्यूटर में सॉल्व करते हैं। नहीं, सॉल्व तो पेपर पे करोगे, आंसर वहां लिखो। पर सर आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि इनके एम्प्लॉइज के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल 100% इंग्लिश में आते हैं, फिर भी उनको बोला गया है कि आप लोग जाकर अपने एरिया से अपने टॉपर के मार्क्स ले आए कितना हुआ, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि उनका तो कॉलेज भी खत्म हो चुका है, स्कूल भी खत्म हो चुका है और उनकी इंग्लिश लैंग्वेज भी अच्छी, फिर भी उनको बोला गया है। क्या होगा सुनो, देखो ऑनेस्टली मेरे को ऑनेस्टली चीज नहीं पता, मैं एक बार देख लीजिए। मुझे वो चीज नहीं पता। दूसरी चीज क्या जो मुझे लगता है, क्योंकि क्या होता है मैं बता दूं वो चीज क्यों बोली जाती है, यूएस में ना इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट। वहां पे इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता कि जहां पे टेंसेस वगैरह ये सब वहां पे लाते हैं। यहाँ पे इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, स्कूल्स में इंग्लिश सब्जेक्ट होता है। ACCA का पर्पस है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, एंड जब आप 12th तक इंग्लिश सब्जेक्ट में कोर्स में पढ़ रहे हो तो उससे ज्यादा क्या हो सकता है, वो तो 12th की मार्कशीट पे लिखा होता है इंग्लिश इसने पढ़ी हुई। सो आई डोंट नो, देखो दिस इज व्हाट आई फील, क्योंकि ये चीज मैंने अभी तक किसी भी चीज नहीं सुनी, क्योंकि मैं भी जब इवा की मीटिंग में गया था ACCA वाली, वहां भी किसी ने टॉपिक नहीं उठाया कि इन पेपर से पहले करवाओ, जो करे थे उन्होंने भी बताया कैसा हो, वरना होता होगा। जो है बस 5 मिनट बैठते हैं, करते हैं
सर ये देखो एक बंदा पकड़ा गया है जो मतलब जो अटैक में था उसको इतना मार रहे हैं नहीं आने वाले भैया मेरे को और बड़ा मजा आता है। इंस्टाग्राम पे भेज दिया आप अच्छा इंस्टाग्राम पे? हाँ तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मेरे को अच्छा आप हो गए इंस्टाग्राम पे नहीं ऐसा तो मैं सर अभी 70 चल रहा है रेट यूएस वगैरह 70 70 सर आपने क्या भेजे? क्या भेजा है ये इसमें से आप कोई भी उसके अंदर मतलब जैसे अभी F1 कर लेना तो इस पे क्लिक करो और वो आप F1 के जो पूरा ACC का मेन ग्रुप है तो उसका आ जाओ और एक और भी है तो वो ACC यूनियन में है ये सेकंड नंबर हेलो हेलो हाँ जी
है स्टार्ट चलो। चलो अभी चैप्टर हमारा आता है चैप्टर नंबर 20, दैट इज इंडिविजुअल ग्रुप एंड टीम बिहेवियर। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि हर एक को किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो जैसे इसमें बताया हुआ है इंडिविजुअल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इसके लिए थ्योरीज के, ग्रुप बिहेवियर क्या होना चाहिए उसकी थ्योरीज के। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा चैप्टर है। तो सबसे पहले आता है इंडिविजुअल बिहेवियर। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, कि इंडिविजुअल बिहेवियर कैसा होता है, क्या क्या चीजें होती है जिसकी वजह से उसका बिहेवियर ऐसा है किसी बंदे का। सो ऑल्दो इंडिविजुअल बिहेवियर पैटर्न, एक सेकंड, although individual behavior pattern vary significantly, the underlying issues relating to behavior are same for all people। किस वजह से उनके बिहेवियर में फर्क पड़ता है, क्या क्या फैक्टर होते हैं। पहला होता है मोटिवेशन लेवल, मैं इतना डिटेल में नहीं कराऊंगा, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस मतलब पता होना चाहिए। तो किन रीजंस की वजह से इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा होता है। तो पहला होता है मोटिवेशन लेवल, अगर बंदा ज्यादा मोटिवेटेड होगा उसका बिहेवियर अच्छा होगा, अगर कम मोटिवेटेड होगा तो बिहेवियर खराब होगा उसका। उसके बाद आता है परसेप्शन। परसेप्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे इंडिविजुअल सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट द स्टिमुली दे रिसीव। परसेप्शन मतलब किस तरीके से आपने वो मैसेज सुना है उस तरीके से आप रिएक्ट करोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूं, तुमने उसको ले लिया सर तो हमें डांट रहे हैं। अब जैसे मैंने तेरे को वो चीज बोली थी, हो सकता है तूने इस सेंस में ले लिया होगा सर समझा रहे हैं, हो सकता है तूने इस फॉर्म में लिया होगा सर डांट रहे हैं। तो तेरा जो रिएक्शन है दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन किस वे में, किस परसेप्शन में तुमने वो मैसेज रिसीव किया है। ठीक है, सो दैट इज परसेप्शन, किस तरीके से तुमने वो मैसेज रिसीव किया है। उसके बाद एटीट्यूड, these are persistent feeling and behavioral tendencies directed towards specific people, group or ideas। कि आपका कंपनी के लिए एटीट्यूड क्या है, आपका एटीट्यूड ये है कि मेहनत करने वाला तो ऑब्वियसली बिहेवियर अच्छा रहेगा। परसेप्शन और एटीट्यूड, परसेप्शन है कि मैसेज किस तरह से आपने रिसीव किए, एटीट्यूड है कि आपका ओवरऑल एटीट्यूड क्या है कंपनी के लिए, और लास्ट पर्सनालिटी। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशनल, एटीट्यूडनल एंड बिहेवियरल रिस्पांस ऑफ एन इंडिविजुअल, कि ओवरऑल पर्सनालिटी क्या है आपकी, उससे भी फर्क पड़ता है कि आपका बिहेवियर क्या हो। अब आप चुप रहने वाले बंदे हो तो ऑब्वियसली आप चुप ही रहोगे। सो वो चीज, ठीक है। व्हेन लुकिंग आफ्टर स्टाफ, मैनेजर्स नीड्स टू बी अवेयर ऑफ डिफरेंसेस इन दीस 4 एरियाज बिटवीन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ स्टाफ। मैनेजर को इन चारों चीजों पे ध्यान देना है, तभी वो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर पाएगा। अब एक बंदा ज्यादा नहीं बोलता, उसका पर्सनालिटी ऐसी है, मैं जबरदस्ती उसको बोल रहा हूं स्पीच दे, बोल, वो शायद नहीं बोल पाएगा, वो नहीं मोटिवेट हो जाएगा। तो इन चारों चीजों पे एक मैनेजर को बहुत अच्छे से फोकस करना होगा। चलो अंडरस्टैंडिंग 1, मैनेजर हैज रिसेंटली ईमेल्ड 2 individuals in his team asking for them to submit reports to him. One worker did so while the other failed to. The second worker, when asked, stated that she thought that the wording of the email meant that it did not apply to her. मतलब उसने 2 बंदों को मेल भेजी कि रिपोर्ट भेजो, उसे लगा कि मेल मेरे लिए नहीं है। That means that was her perception, उसने किस तरह वो मैसेज पढ़ा। So which of characteristics of individual behavior is the manager having difficulties with, that is perception, किस तरह से वो मैसेज पढ़ा है। चलो आगे आते हैं रोल थ्योरी। अब रोल थ्योरी क्या होता है, देखो, this model suggests that the behavior of individual depends on other people expectations from them and how they are supposed to behave in a given situation। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि या मैं एक बताता हूँ सर, इसका मैं बताता हूँ। जैसे सर मतलब जैसे अभी क्लास चल रही है, आप हमें रोज पढ़ाते हो, ठीक है, तो आप हमें रोज पढ़ाते हो, हम क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं हम लोग। एक दिन कोई ईसीसी का बंदा है, तो कोई जो बंदा जैसे पूनम ज्यादा अटेंटिव नहीं रहती, वो ज्यादा अटेंटिव रहने लग जाएगी। तो ये चीज काइंड ऑफ यूज दैट इज रोल बिहेवियर, कि बंदे का रोल क्या है उस पे भी डिपेंड करती है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा। रोल पे भी बिहेवियर, हां सी और एमबीए तुम कह सकते हो। सर टीचर और प्रिंसिपल को होता है, प्रिंसिपल वही चीज है, एग्जैक्टली वही चीज है। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ते हैं।
वो ये कह रहे हैं जैसे मैं हूँ तुम मेरे अब जैसे पूनम है वो मेरे से ढंग से नहीं पढ़ती, लेकिन अगर एसीसी का हेड यहाँ पे आके पढ़ा है तो हो सकता है वो ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर। एसीसी का हेड अगर आएगा तो हो सकता है वो ढंग से पढ़ना, चाहे डर से चाहे जैसे मर्जी वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दैट इज पर्सन रोल थ्योरी। तो अभी पढ़ेंगे अलग अलग, अभी तो जस्ट एन एग्जांपल है। सो द मॉडल सजेस्ट दैट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन other people expectations of them and how they are supposed to behave in a situation. A role is the pattern of behavior expected by someone who occupies a particular position. अगर मैं तुम्हारा जूनियर हूँ तो मैं तुमसे कुछ और एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर मैं सीनियर हूँ तो मैं कुछ और एक्सपेक्ट करता हूँ, उस तरीके से तुम्हारा बिहेवियर होगा। अब जैसे मान लो मैं जूनियर हूँ, हम सारे जूनियर हैं, अब अगर किसी बंदे को बोलेंगे तू हमारा सीनियर है, दैट मींस हम एक्सपेक्ट करेंगे वो सीनियर आदमी की तरह बिहेव करे, तो वो सीनियर आदमी की तरह बिहेव करेगा। अब सोचो तुम्हारा वो सीनियर हो, तुम स्कूल में रहे हो, कॉलेज में पढ़े हो, तुम्हारा जो सीनियर है वो हमेशा तुम्हारे साथ सीनियर ही रहेगा, चाहे घर में वो तुमसे छोटा हो, लेकिन अगर वो स्कूल में या कॉलेज में तुम्हारा सीनियर है तो वहां पे यू एक्सपेक्ट हिम टू बी योर सीनियर, तो उसी तरह से वो बिहेव करेगा। दैट इज रोल थ्योरी। तो अ रोल इज द पैटर्न ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड बाय समवन हु ऑक्युपाइज अ पर्टिकुलर पोजीशन। There are several key terms that into role theory that you should be aware of. अब इसमें क्या क्या थ्योरीज होती हैं रोल थ्योरी में? पहला हमारा आता है रोल बिहेवियर। Certain type of behavior can be associated with a particular role in the organization. For example, a member of staff who expects to be promoted shortly may begin acting as if he has already been put in charge. मतलब अगर एक बंदे की 1 महीने बाद प्रमोशन होने वाली है, हो सकता है उसमें 20 एटीट्यूड आ जाए कि मैं तो प्रमोट हो तो मैं तो मैनेजर बन गया। दैट इज रोल बिहेवियर, कि उसके बिहेवियर से ही आपको पता चल जाएगा उसका रोल क्या है। डिमोशन भी हो सकता है, डिमोशन भी हो सकता है इसका। नहीं, जब उसको कंफर्म मेल आ चुके कि अगले महीने से विल बी प्रमोटेड, आपकी वो कुर्सी हो जाएगी, अभी ये अगले महीने से वो हो जाएगी, तो वो उसका एटीट्यूड पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। और अगर किसी बंदे को डिमोट कर दिया तो हो सकता है वो काम भी ढंग से ना करे, मैं नहीं कर ढंग से, तो बिहेवियर से पता लग जाएगा कि उस बंदे का लेवल क्या है, उस बंदे का ऑर्गेनाइजेशन में रोल क्या है, आपको उसके बिहेवियर से पता लगेगा। नेक्स्ट, रोल सेट। दिस डिस्क्राइब्स द पीपल who respond to individual in a particular role. For example, a clerk and junior barristers would form a part of senior barrister role set. Basically, आपका सीनियर कौन है, आपका जूनियर कौन है, उससे भी बिहेवियर में फर्क पड़ता है कि अब जो दो बंदे हैं उसके ऊपर एक सीनियर है तो ऑब्वियसली उसका बिहेवियर अलग होगा, नीचे वालों का अलग होगा। बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं। रोल साइंस, these are visible indication of a role. मैं तुम्हें बोल रहा हूँ पढ़ लो, तुम्हें बोल दो तो पढ़ लो, आप नहीं कर सकते ना। दैट इज रोल साइंस। साइंस से मुझे पता चल जाएगा बंदे का रोल क्या है। साइंस मतलब जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ बैठ जाओ सर, दिस इज अ साइन, तुम बोलोगे सर खड़े हो, पढ़ाओ। सो साइंस से मुझे पता चल जाएगा कि बंदे का रोल क्या है। जैसे मिलिट्री में ये चीज बहुत ज्यादा होती है, चिल्लाते हैं खड़े हो, बैठ, ये सब वो सब, तो हमें पता चल जाएगा नहीं ये सीनियर है, ये जूनियर है। फिर एक और बता दो, एक बार रूल से हैं, रूल से अभी समझ नहीं आया मेरी एग्जांपल से? सर वो एग्जांपल के बाद ले रहा हूं मैं वही मैं सीधा मैंने अगर मान लो कोई बाहर का बंदा खड़ा है, खड़ा बंदा, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि बैठ जाओ सारे, उसको अपना समझ आ जाएगा मैं सीनियर हूँ, तुम सारे जूनियर हो। दिस इज रोल साइन। ये साइन से पता लग जाएगा कि किसका क्या रोल है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा रोल थ्योरी आल्सो आइडेंटिफाइड सेवरल प्रॉब्लम्स दैट दीज एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर में कॉज। इससे प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? पहला है रोल एम्बिग्विटी। रोल एम्बिग्विटी क्या होती है? दिस अराइजेस व्हेन an individual is unsure of what role he should play or others are unclear for the role. For example, एक नए बंदे ने ग्रुप ज्वाइन किया। अब जैसे एग्जांपल सुनो, ऐसा सुनो। अब तुम सोचो मैं सीनियर मैनेजर हूं, मैंने अभी एक नई टीम ज्वाइन की है, उस टीम में 10 बंदे हैं, वो वहां पे 5-6 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नया हूं, तो हो सकता है मैं सीधा उनको ऑर्डर ना, मैं उनसे प्यार करता हूं और कैसे हो ये सब, हो सकता है वो मेरे को ऑर्डर दे सर यहाँ मत बैठो वहां बैठो, आपकी कुर्सी वो है, तो बाहर के बंदे को समझ नहीं आएगा कौन सीनियर है कौन जूनियर है। दैट इज रोल एम्बिग्विटी, कि अगर एक बंदे को अपने रोल ही नहीं पता या एक बंदे को ये नहीं पता कि उसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, सो वो हो जाएगा रोल एम्बिग्विटी। उसके बाद रोल कॉन्फ्लिक्ट। दिस ऑकर्स व्हेन इंडिविजुअल फाइंड अ क्लैश बिटवीन different role they have adopted.
If an accountant uncovers the fraud perpetrated to any one of the friends, these rules, अब ये क्या कह रहे हैं एग्जांपल, तुम्हारा एक फ्रेंड है, तुम्हारा एक फ्रेंड है, तुम उसकी अकाउंटिंग करते हो, जैसे तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंट एसीसीए, तुम अकाउंटिंग करोगे, ऑडिटिंग करोगे, हमने एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर पढ़ा था ना, यू आर इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी जो तुम्हारे फ्रेंड की है और तुमने एक फ्रॉड पकड़ लिया। अब तुम्हारे दो रोल है, एक तो प्रोफेशनल रोल है अपने फ्रेंड से और एक फ्रेंड रोल है तुम्हारा। अब क्या मानोगे, फ्रेंड रोल करोगे तो प्रोफेशनल खराब होगा, प्रोफेशनल रोल करोगे कंप्लेंट करोगे तो फ्रेंड रोल खराब होगा, दैट इज तुम्हारा रोल कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद आता है रोल इनकम्पैटिबिलिटी। रोल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, दिस अकर्स when individual experience expectation from outside group about their role that are different to their own role expectation। मैं किसी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को बोला गया आपको ये काम करना है, आप सीनियर हो, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे को तो इन्होंने बिल्कुल ही जूनियर माना, मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने रोल से। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं एक सीए फर्म में गया तो आई एक्सपेक्ट आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरी थोड़ी वैल्यू हो, मेरा वो वहां पे नाम, वहां पे गया सारे सीएस रुले हुए हैं, फोटोकॉपियां कर रहे हैं, लेटे हुए जमीन पे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मैं मेरा खुद क्या होता है, रोल इनकम्पैटिबिलिटी की मैं ये काम ही नहीं कर सकता, मैं सोचा कुछ और वो कुछ और है, दैट इज रोल इनकम्पैटिबिलिटी। चलो अंडरस्टैंडिंग 2 करो बराबर से, 1 मिनट से मैं दो कर, हां बाकी अंडरस्टैंडिंग 2 स्टार्ट कर दो। रोल कॉन्फ्लिक्ट है, देखते हैं वो कंप्लीट नहीं है, रिप्लेसमेंट की चीज़ बढ़ती है। नहीं ऐसा नहीं है पूनम, शबनम, ये वो दैट वाज एग्जांपल, ये मत सोचना कि फ्रेंडशिप से रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक एग्जांपल है समझने के लिए कि बंदे के दो रोल होते हैं, तो समझ नहीं आ रहा वो कौन सा रोल है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी ऐसे। हां हमेशा मैं वही बता रहा हूं, एग्जांपल को ये मत सोचना कि यही केस है। क्या है वैसे? सर आगे लिख लीजिए, क्या ये इंग्लिश ग्रामर की। ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, however many students enter this with exceptions, उनके लिए उनकी कहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अब कोई बंदा है वो इस चीज का है, वो इसी से भी कर सकता है, जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड से या कोई हिंदी बैकग्राउंड से, अगर मैंने हिंदी पढ़ी हुई है 12th तक, तो इसका मतलब ये नहीं मैं इसी से नहीं कर सकता, मैं इसी से कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे को इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा अगर मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, वो चीज करेगी। कुछ लोग एग्जाम्पशन से आते हैं, उनके लिए ये जरूरी है जो एग्जाम्पशन से आते हैं, ऐसा नहीं है हर एक के लिए। देखो क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये क्या लिखा हुआ है, देखो in simple way to gain the degree to register the ACCA, then take and pass all the examination, the EPS and RAP. However, many students enter the program with exemptions, but to maintain the parity of standards with other Oxford, Brooklyn University degrees, there are limits to the number of exemptions that can be included in the degree. See appendix then. अब ये उन चीजों के लिए, ठीक है? चलो बस पहले आगे करें, कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, कॉन्फ्लिक्ट है, रोल कॉन्फ्लिक्ट। अभी शब्द सुनो, किसी से इस बारे में बात मत करना, मैं एक बार कंसल्ट कंफर्म करके बताता हूँ, क्योंकि अभी तक ये चीज मैंने नहीं कहीं सुनी, मुझे बोलती तो ऑब्वियसली बताए थे, कुछ ऐसा नहीं छुपाएंगे कि भी जरूरी है, ठीक है? चलो अब आता है ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या है? अ ग्रुप ही है ना इसका आंसर। हां आंसर इज रोल कॉन्फ्लिक्ट। वेरी गुड। वैसे एम्बिग्युइटी भी तो हो सकता है, हैं रोल एम्बिग्युइटी भी तो हो सकता है। क्यों?
एम्बिग्यूटी होता है उसको खुद को नहीं पता कि कौन सा रोल है, कंफ्लिक्ट होता है कि दो रोल्स हैं। दूसरा रोल क्या है इसका? वो बजट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, फाइनेंस डायरेक्टर तो बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, ये भी रोल है। हाँ, ठीक है। एम्बिग्यूटी होता है रोल नहीं पता, और कॉन्फ्लिक्ट होता है दो तीन रोल्स है, समझ नहीं आ रहा कौन सा फॉलो करें। चलो अब आते हैं ग्रुप। अ ग्रुप इज एनी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल who perceive themselves to be in a group, जैसे टीम मेंबर्स, जैसे तुम सारे साथ में मिलके सीसीए पढ़ लो, दैट इज अ ग्रुप, सिंपल। सो ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सेंस ऑफ आइडेंटिटी, द ग्रुप हैज डिफाइंड बाउंड्रीज एंड इट इज क्लियर हु इज विद इन द ग्रुप और हु इज नॉट। ग्रुप का पता होता है कौन इस ग्रुप का मेंबर है, कौन इस ग्रुप का नहीं है। अब अगर मैं साथ वाला कोई बंदा बिठा दूं, ऑब्वियसली सबको पता चल जाएगा कि ये बंदा इस ग्रुप का मेंबर नहीं है। Loyalty to the group. Group members accept one another and have certain standards behavior that they follow. This binds the group together and exclude others. कि एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं कि सभी एक चीज फॉलो करेंगे तभी कोई नया बंदा नहीं आ पाएगा। जैसे फ्रेंड्स है, 4 लोगों का फ्रेंड है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा को फ्रेंड बना लेंगे। These are kind of loyalty standards. इसके बाद purpose of leadership. A group has a purpose and individuals are chosen to join the group in order to help the group achieve its goals. कि ग्रुप में बंदों को ज्वाइन इसलिए कराया जाता है कि हमारे ग्रुप के गोल्स अचीव हो। जैसे मेरी टीम है, मेरी टीम में अगर मैं कोई बंदा हायर कर रहा हूं, मैं इसलिए हायर करूंगा कि ताकि मेरी टीम में जो मेरे टारगेट्स है वो अचीव हो जाए। ठीक है। देयर टेंड टू बी टू मेन टाइप ऑफ ग्रुप्स, दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। पहले पढ़ते हैं फॉर्मल। फॉर्मल ग्रुप क्या होता है? जो बेसिकली कंपनी बनाती है। जैसे मैं हूं, मैंने फॉर्मल ग्रुप बनाया हुआ कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं एसीसीए के, ये फॉर्मल ग्रुप है। जैसे मैंने एक फॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है एसीसीए F1 F3 बेसिक, दैट इज द फॉर्मल ग्रुप के हर बंदा उसका मेंबर है। इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है? हो सकता है तुम में से कोई आपस में फ्रेंड्स ना बन सके, सो तुमने अपना एक ग्रुप बना लिया 4 बंदों का, दैट इज इनफॉर्मल ग्रुप। सो फॉर्मल ग्रुप, दीज आर द ग्रुप दैट आर created to carry out specific tasks, communicate and solve problems. Membership is normally determined by organization, और मैं बताऊंगा कि कौन इस ग्रुप का मेंबर बनेगा कि नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है। इनफॉर्मल ग्रुप, these are groups that individual voluntarily join to meet their social need, के दोस्त बनाने, वो बनाने, इसीलिए इनफॉर्मल ग्रुप बनता है। इंडिविजुअल मेंबर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ईच अदर बिहेवियर, वो सेम चीज है। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फॉर्मल बनाती है ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल हम खुद ही बनाते हैं जो दोस्त बनाते हैं। अंडरस्टैंडिंग 3 पर आपसे बताओ। Would number of people waiting for a bus be described as? कोई नहीं। ना तो फॉर्मल ग्रुप है, कोई कंपनी नहीं बना और दोस्त भी नहीं है सारे, तो दैट इज नीदर ऑफ द अबव, वेरी गुड। अब आता है ग्रुप बिहेवियर। तो ग्रुप बिहेवियर क्या हो सकता है? When dealing with other individual within a group, people can adopt different type of behavior. जब हम ग्रुप में डील करते हैं तो हो सकते हैं हमारा बिहेवियर थोड़ा अलग हो। जैसे मैं वैसे गालियां देता हूं आपस में, लेकिन जो फॉर्मल ग्रुप है मैं उसमें गालियां नहीं दे सकता। दैट इज व्हेन डीलिंग विद अदर इंडिविजुअल विद इन अ ग्रुप, पीपल कैन अडॉप्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर। सो बिहेवियर में पहला आता है हमारा असर्टिव। असर्टिव क्या होता है? दिस इज डायरेक्ट, ऑनेस्ट एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। मतलब तू अपनी जगह सही है और मैं अपनी जगह सही हूं, तू प्रोफेशनल, तुझे भी पता है मुझे भी पता है। इट ऑफन इन्वॉल्व्स इंसिस्टिंग योर राइट्स विदाउट वायलेटिंग राइट ऑफ अदर। कुंजल यहां देख ले, एक बार वो छोड़ दे, जब तुम भी देख लो। तो मैं नोट कर रही हूं आपकी बात। नहीं अभी पहले एक बार समझ लो पॉइंट। असर्टिव का मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्ट तुम्हारा आंसर है, तुम किसी बंदे से बात कर रहे हो एंड तुम लड़ाई नहीं कर रही हो, नॉट फाइटिंग विद हिम, यू आर सेइंग तो कोई आंसर लगता है ठीक है, तो अब तो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूं, मेरा आंसर ये सही है। दैट इज असर्टिव। इट ऑफन इन्वॉल्व्स इंसिस्टिंग ऑन योर राइट्स विदाउट वायलेटिंग द राइट्स ऑफ द अदर। तुम उसको भी गलत नहीं ठहरा रहे और अपने आप को भी सही बता रहे। तो इस तरह से तुम ग्रुप में रिएक्ट करते हो। दूसरा बिहेवियर ग्रुप में क्या होता है? एग्रेसिव। एग्रेसिव क्या होता है? तू गलत है, मैं ही सही हूं। कई लोग ग्रुप में ऐसे होता है ना, तू गलत है, मैं सही हूं, मैं ही सही हूं, तुम सारे गलत हो। कुछ लोगों का बिहेवियर एग्रेसिव होता है। दिस वायलेट्स अदर पर्सन्स राइट एंड कैन ऑफन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। तीसरा होता है पैसिव बिहेवियर। पैसिव बिहेवियर क्या है? तू सही है या मैं गलत? भाई तो बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल गलत। दैट इज पैसिव बिहेवियर। इट इज गिविंग द अनदर पर्सन इन द बिलीफ दैट देयर राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन योर्स। अब एक ग्रुप में कुछ बंदे ऐसे होते हैं, एक तो होता है जो अपनी अपनी चलाएगा, एक होता है जो कहेगा तुम भी सही हो मैं भी सही हूं, थोड़ी सी अकड़ में रहेगा। एक होता है जो कहेगा भाई तुम भी सही हो, मेरे दोस्त
बन जाओ बस, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। ऐसे ग्रुप में 3 टाइप के बंदे होते हैं, असर्टिव, एग्रेसिव एंड पैसिव। असर्टिव इज तू भी सही है मैं भी सही हूं, एग्रेसिव इज तू गलत है मैं ही सही हूं, और पैसिव मींस भैया तू सही है बस खुश रह मैं गलत हूं। ले लो यही लिख लो, तू अपनी जगह सही है, तू बिलीव तू अपनी जगह सही है मैं अपनी जगह सही हूं, तू गलत है मैं सही हूं, और तू सही है मैं गलत हूं। पैसिव बिहेवियर ज्यादा जूनियर लोग करते हैं ना, जो अपने मैनेजर्स को बोलते हैं कैसे? राइट, आप अपने सही है जो तुम हो सकता है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। इल्यूस्ट्रेशन छोड़ दो, अंडरस्टैंडिंग 4 भी छोड़ दो, कुछ नहीं है। चलो, the contribution of individual and team to organization structure, group usually have several key benefits over individual. ग्रुप अगर मैं बोलूं मेरे अंदर एक बंदा है, दूसरा मैं बोलूं मेरे अंदर ग्रुप है, तो why group is better than individual? रीजन क्या होता है? पहला, a mixture of skills and abilities. ग्रुप होगा तो अलग अलग टाइप के बंदे होंगे, हर एक के अलग अलग स्किल्स होंगे, so group is always better than individual. दूसरा होता है सिनर्जी। सिनर्जी मतलब एक से भले दो, सिनर्जी हमने पढ़ा होगा बचपन में, एक से भले दो, तो सिनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा बेटर होगी। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, अब अगर एक ही बंदा काम कर रहा है मैं उसे एक ही टाइप का काम करा सकता हूं, अगर अलग अलग टाइप के काफी सारे ग्रुप में बना तो हो सकता है वो कुछ अलग टाइप का काम भी करा लो। फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजेस बहुत इजीली हो सकते हैं। बेटर कंट्रोल, अकेला बंदा होगा हो सकता है वो अपने अपनी चलाएगा, मेरे को सारा काम आता है, ग्रुप पे कंट्रोल ज्यादा कर सकते हैं। इंक्रीज मोटिवेशन, अकेला बंदा होगा कोई दोस्त नहीं है कुछ नहीं है परेशान हो जाएगा, ग्रुप होगा फ्रेंड्स बनेंगे तो मोटिवेशन ज्यादा रहेगी। इंप्रूव कम्युनिकेशन, सारे अच्छे से बात करेंगे। नॉट सो इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है अपने रटे मारने, सिर्फ समझना है। सर आप एक बार बताओ ये सब पॉइंट्स याद कैसे रखेंगे? याद भी नहीं करते, पढ़ने हैं बस एक बार, सिर्फ एक बार पढ़ने हैं कि ग्रुप के फायदे क्या होते हैं, मिल बांट के काम हो, ठीक है, मिक्सचर ऑफ स्किल्स। ये बड़े क्वेश्चन में पूछेंगे व्हाट आर द 5 year skills, चार क्वेश्चन पूछेंगे, which can be not a benefit, तो वो तो वैसे ही समझ, तुम्हें अगर समझ आ गई ये चीजें कि ग्रुप का फायदा क्या होता है तो ऑब्वियसली पता लग जाएगा किससे ग्रुप का फायदा नहीं, ठीक है ना। हेल्दी कंपटीशन विद द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ग्रुप में 3 बंदे हैं, एक ज्यादा बेटर है तो ऑब्वियसली दूसरे भी कोशिश करेंगे उससे ज्यादा बेटर होने की। लेकिन अगर इंडिविजुअल है, अकेला बंदा काम कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो कम भी काम करे क्योंकि कंपटीशन तो कोई है ही। However, placing employees in a group is not always more efficient. There are number of problems in group work. अब group work डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? पहला है ग्रुप डिसीजन मेकिंग इज स्लो, अकेला बंदा फटाफट डिसीजन लेगा, मिल मार्केट डिसीजन लेगा तो टाइम लगेगा। सेकंड, ग्रुप टेंड टू प्रोड्यूस डिसीजंस दैट आर कॉम्प्रोमाइजेस। इसका मतलब क्या है? जैसे तुम 3 बंदे हो, जैसे पूनम, शबनम, रुफुस, मैं बता रहा हूं एग्जांपल काट के, पूनम, शबनम, रुफुस, अमनदीप, ये 4 बंदे हैं। पूनम ने, शबनम ने और अमनदीप ने एक फैसला लिया तो रुफुस उनकी बात मान लेगा, अपना नहीं बोलेगा चलो ठीक है तुम्हें ठीक लग रहा है कर लो, तुम्हें जैसे ठीक लग रहा है कर लो, कोई चक्कर नहीं, चाहे अपना व्यू अलग हो। दैट इज कॉम्प्रोमाइज। ये ग्रुप के अंदर कॉम्प्रोमाइजेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। अकेला तो कॉम्प्रोमाइज करेगा नहीं, अकेला ही डिसीजन लेना है, लेकिन अगर ग्रुप होगा तो हो सकता है एक को पॉइंट अच्छा पता हो लेकिन अगर बाकी सब कुछ और बोला तो वो कॉम्प्रोमाइज करे। तीसरा, ग्रुप प्रेशर टू कंफर्म where the members are a close knit team agree to a decision that they know are wrong because other members of group support them। ये भी वही बात बता रहे हैं कि अगर 6 बंदे हैं ग्रुप में, 4 चाहे गलत है लेकिन उनको पता है कि हम चारों की वो है ज्यादा पकड़ा भारी है हमारा, तो अभी चाहे हम गलत डिसीजन लें वो भी सही होगा, तो वो प्रेशर बना के रखेंगे बाकी दोनों पे कि हमारी बात फॉलो कर, नहीं करेगा तो देखो तेरा क्या हाल होता है। तीनों से जैसे बोले कि आज तू वो नहीं आना, तो बोले नहीं मैं तो आऊंगा, बोले ठीक है, पूनम शबनम और बोले ठीक है तू आके दिखा, कल आके देखो तेरी क्या हालत करता है, वो चीज दैट इज प्रेशर मेंटेन करते हैं। अब सोचो अकेली शबनम बोले तो तीनों का मैं क्या हाल करती, तो हो सकता है पूनम बोले ऐसे कैसे करते, लेकिन जब 3 एक को बोलेंगे तो ज्यादा होगा,
एग्जांपल, ठीक है। सो ग्रुप हैव लैक ऑफ इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी। जब मैं ग्रुप में कुछ काम देता हूं मेरे को होता है कि ग्रुप से काम करवाना है, लेकिन इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है एक बंदा बहुत कम रिस्पांसिबल हो, आधा पूरा काम करके भाग दे और उसका काम किसी दूसरे को करना पड़े। दैट इज ग्रुप हैव अ लैक ऑफ इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी। डिसएडवांटेज। उसके बाद कई ग्रुप्स हैव टू मच सोशल इंटरेक्शन। काम छोड़ो, बातें मारो, बातें ही चल रही है, काम नहीं हो रहा। दैट इज लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, सॉरी टू मच सोशल इंटरेक्शन। लास्ट आ जाएगा ग्रुप में कॉज इंक्रीज कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब 4 बंदे हैं, एक बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, 3 बंदों को गुस्सा आ गया। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे आजकल स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, स्कूल में अलग कुछ ऐसे बच्चे होते थे कि मैम आज टेस्ट नहीं लिया आपने, आज तो टेस्ट लेना था। होते थे ना कई नालायक बच्चे कि आज तो टेस्ट लेना था, बाकी बच्चे पीटेंगे उसको। अब वो कंपटीशन भी अच्छा, वो पढ़ने में बड़ा होशियार है, वो भी अपनी जगह सही है कि मेरे को टेस्ट देना था, मैं तैयार करके आऊं, बाकी कोई भी निकम्मा पढ़ के नहीं आया, उन्होंने पीट दिया उसके बाद। सो दैट इज लाइक कि ग्रुप में कॉज इंक्रीज कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। मैनेजर्स विल देयरफॉर नीड टू मॉनिटर ग्रुप्स केयरफुली टू एंश्योर दैट करेक्टिव एक्शन इज टेकन इफ दीस प्रॉब्लम्स आर नोटेड। अब आता है टीम्स क्या होती है। अब टीम्स क्या होती है, टीम इज मोर देन अ ग्रुप। टीम इज मोर देन अ ग्रुप। ग्रुप तो दोस्तों का भी बन सकता है, टीम दोस्तों की नहीं बन सकती। टीम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एनी ग्रुप ऑफ पीपल हु मस्ट रिलेट विद ईच अदर इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश शेयर्ड ऑब्जेक्टिव, के सबका एक टारगेट है। ग्रुप में हो सकता है कि अलग अलग टारगेट हो, जैसे मान लो तुम हो, एक और लड़का है वो यहाँ पे वो F5 पढ़ता है, एक लड़का है वो F7 पढ़ता है, तो तुम तीनों का ग्रुप बन जाए, फ्रेंड्स ग्रुप बन जाए या इनफॉर्मल ग्रुप बन जाए। सो ग्रुप इज डिफरेंट, लेकिन टीम क्या होती है सर, जैसे मतलब बीसीसीआई है, हाँ, वो सर एक ग्रुप है और इंडिया एक टीम है। इंडिया एक टीम है, तो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए जो बंदों को इकट्ठा किया जाता है दैट इज अ टीम। So team is more than a group. A team can be described as any group of people who must significantly relate with each other in order to accomplish shared objective. Team usually team के अंदर क्या क्या होता है, तो याद है फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ा था ना। हाँ, ये काइंड ऑफ वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉमन गोल होता है, साथ में मिलना, मिलके काम करना अच्छा लगता है। एक तो उसके सेट कलेक्टिव कुछ ऐसा, कलेक्टिव गोल्स था, एक कंट्रोल परफॉर्मेंस, कंट्रोल, तो काइंड ऑफ वही चीजें, काइंड ऑफ वही चीजें कि टीम में क्या होगा, कॉमन गोल होगा, सारे मिलके एक दूसरे से अच्छे से काम करेंगे, सारे दोस्त होते हैं इन द सेंस कि जैसे फुटबॉल टीम है, अगर 2 बंदे लड़ रहे होंगे तो कभी टीम नहीं बन पाएगी, हमेशा अलग होते हैं। सो एंजॉय वर्किंग टुगेदर, आर कमिटेड टू अचीव गोल्स, आर मेड अप ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल, अलग अलग टीम के बने होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल सोचो क्रिकेट, पूरा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा रहे थे, इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल टीम के बारे में, आर लॉयल टू देयर टीम एंड प्रोजेक्ट, हैव अ सेंस ऑफ टीम स्पिरिट, सेम वही चीज है, कुछ इतना डिटेल में नहीं। टीम इज देयरफॉर अ फॉर्मल ग्रुप, ऑब्वियसली टीम फॉर्मल ग्रुप होता है, फ्रेंड्स का ग्रुप नहीं होता। इट विल हैव इट्स ओन कल्चर, लीडर एंड विल बी geared towards achievement of particular objective, ठीक है। यस। Would an orchestra be considered as team? Yes, it is a team. जीतना है हमें, सारे मिलकर के काम करते हैं, खुशी खुशी काम करते हैं, तो आंसर इज ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, जैसे होता है ना बैंड, एक बैंड होता है जिसमें बहुत सारे म्यूजिशियंस होते हैं, सारे गाने गाते हैं, वो चीज, ठीक है। अब आता है आई थिंक टाइम है, काफी कितना रहेगा सर 7 मिनट लगेगा, 2 ये टॉपिक करा था बेलविन टीम्स नहीं हो जाएगा। वो तो नहीं पाएंगे थे, बट बेलविन, हाँ ये बेलविन टीम थ्योरी होती है। अब सर एक बार देखो 21 बड़ा है, छोटा है, कितने पेज का है बताओगे? 21 छोटा है, 21 कितने के साथ 20 हो जाएगा। कितने पेज है? देख लो 1 2 3 4 5 10 12 एक क्लास में होगा पूरा। तो फिर टोटल टाइम लगा देंगे, टोटल टाइम एक्सचेंज कर देंगे। मैं करने का कर नहीं सकता, कल कर दीजिए। नहीं कल मैं वेडनेसडे को कर लूंगा, ट्यूसडे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर लूंगा, ठीक है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे टाइम एक्सटेंड कर लूंगा, क्योंकि फ्राइडे तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना ही नहीं है।
7 चैप्टर 7 में से एक दो तो मैं छुड़वाऊंगा, एक दो जो इस बुक के लास्ट में वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसमें से आता भी नहीं क्वेश्चन, और वो बहुत जनरल है, वो वैसे पढ़ के तो आंसर दे दो। टाइम मिला तो लास्ट में हाँ टाइम मिला तो टाइम का तो पढ़ लेना, वो नॉट सो इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो 4 चैप्टर और वो 5th चैप्टर है वो करा दो। 7 सॉरी। तो एक तो तुम्हारा एक चैप्टर अभी हाफ हो रहा है, कल ये और अगला हो जाएगा 21। तो नेक्स्ट क्लास में ट्राई दो कौन से चैप्टर छुड़वा रहे हो? वो मैं देखता हूँ, वो दो है, मैंने लास्ट में उनको भी छुड़वाया था, उन्होंने भी चैप्टर एक्चुअली क्या होता उनको मैंने सारे कराए थे, तो उन्होंने कहा था कि चैप्टर करते हैं और इसमें से पेपर में आता भी नहीं है, तो ये छुड़वा हो जाए। तो उनके जिसके इतने हैं तो उसने मेरे को बात होती है, इसका कोई फायदा नहीं है, और मैं भी नहीं चाहता इतना कि उसमें हम पहले टाइम से कह सकते हैं कि चैप्टर पेपर में नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा नहीं आया, मैंने बोला है कि चैप्टर के जो क्वेश्चंस आएंगे वो इतने जनरल होंगे तो वैसे ही आंसर दे दोगे। सर एक और चीज सर, आप एक और हेल्प कर दो सर, एक एक चैप्टर में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऐसा कुछ नहीं, ऐसा एसएससी में कहीं है कि इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। आपने वो दिया था F3 में बिफोर नाइट वाला बिफोर नाइट वाला जस्ट फॉर रिवीजन, लेकिन मैंने पहले भी तुम्हें बात करी है, F3 में भी कहा था, F1 में भी कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ऐसे रिवाइज करने के लिए उसको हाँ वो सिर्फ रिवीजन नोट्स के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रीड एवरीथिंग, स्टडी सब कुछ करनी है, पूरा रिवाइज करना। अब ये चैप्टर है, तुमने चैप्टर भी पढ़ा है, तुम्हें लगता है कि चैप्टर ढंग से पढ़ने की 5 बार जरूरत है, एक बार पढ़ लो समझ आने की बात है, ग्रुप टीम है क्या? अब अगर तुम्हें मैं ऑनेस्टली बोलूं, वैसे भी अगर तुम्हें पूछता कि टीम है कि नहीं, तुम बोलोगे और वैसे टीम में जनरल क्वेश्चन है, सो वही चीज है इसमें, ठीक है। चलो अब आता है बेल्विन्स टीम रोल थ्योरी। अब टीम रोल थ्योरी क्या होता है? बेल्विन सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर फॉर अ टीम टू ऑपरेट इफेक्टिवली इट्स नीड्स टू बैलेंस बिटवीन 9 रूल। कि बेल्विन ने बताया कि अगर टीम को अच्छे से काम करना है तो टीम के अंदर ये 9 रोल्स होने चाहिए, 9 बंदे होने चाहिए जो ये रूल्स फॉलो करें, या ये 9 रूल्स होने चाहिए एक ही बंदा सारे फॉलो करे या अलग अलग फॉलो करे, ठीक है। देयर शुड बी 9 रूल्स। सबसे पहला रोल होता है लीडर का, इसको ना हम क्रिकेट से लिंक कर देंगे या फुटबॉल से लिंक कर देंगे। जैसे लीडर कौन होगा फुटबॉल का? जो हमारा कैप्टन होता है, पुल ग्रुप टुवर्ड द वर्क टुवर्ड अ शेयर्ड गोल, जो कैप्टन एक काम करता है दैट इज लीडर। उसके बाद होता है शेपर। शेपर कौन होता है? हां, कोच promotes activity, dominates and extrovert, you can say coach. कि shaper is a coach। तो चाहे तुम आगे देख लो इसमें, he is like the captain, he is coach। इसके बाद होता है प्लान। नहीं सर, लीडर कोच होना चाहिए सर। हाँ, लीडर कोच होना चाहिए सर। नहीं लीडर तो बहुत सारे काम करते हैं, शेपर बेसिकली प्रमोट्स एक्टिविटी, जो भी काम करते हैं वो कोच प्रमोट करता है एक्टिविटी। लीडर प्रमोट नहीं करता एक्टिविटी, लीडर सिर्फ टीम में मदद करता है काम करने में, लेकिन कोच सिखाता है कि कैसे काम होगा, दैट इज द शेपर। उसके बाद होता है प्लान, थॉटफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग आइडियल पर्सन। ये काम करो, ये मैं आज नहीं करा रहा, इट विल टेक टाइम, ये बहुत डिटेल में करना पड़ेगा, मेरे को याद है सारे, थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा, तो ये बात में करेंगे, ठीक है। तुम बाकी के पुराने चैप्टर में क्वेश्चन कर लेना, कल तुम्हारी क्लास होगी 10 से 12, कल ये चैप्टर प्लस नेक्स्ट चैप्टर। और सर एक और चीज सर, मैंने करना 3 चैप्टर पढ़े थे। कौन कौन? एक तो